अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। नया दिन, एक खुशगवार दिन का आज़म लिए ताज़ा एहसास नई तमन्नाओं के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फैसल करीम और मेरे साथ है महक असलम। महक, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं और खैरियत से हैं? सबसे पहले तो शो में ज़रा मौसम की बात कर लेते हैं ना, क्योंकि अभी आपसे ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी तो आप कह रही थी कि मैं ढूंढ ढूंढ के आ रही थी, टॉर्च मार मार के आ रही थी, इतनी इतनी धुंध हुई हुई थी लाहौर में। कराची में भी आप सुबह निकलें तो है सर्दी, वही है। तो फिर बताएं ज़रा लाहौर में क्या सिचुएशन है, पंजाब में क्या सूरत हाल है मौसम की? वालेकुम अस्सलाम फैसल, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है और ठंड से ज़्यादा यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोग है। अब ये स्मोक है, फोग है, इसको हम क्या कहें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि आप जितनी मर्जी घरों से जल्दी निकलें आपको फोग का सामना है। इतनी धुंध है कि समझ नहीं आ रहा कि आगे गाड़ी है या नहीं है। और ये भी सुबह का आगाज़ था, 9-10 बजे के करीब ये झटना शुरू हो जाएगी। बट अगेन बहुत ज़्यादा सिचुएशन इसलिए ख़राब है क्योंकि सड़कों पे एक तो एक स्कूल जाने का टाइम होता है, ऑफिस जाने का टाइम होता है, गाड़ियों का रश बहुत ज़्यादा है। सो मैं तो यही कहूँगी कि एहतियात करें, बिला ज़रूरत इस टाइम घर से बाहर ना निकलें। और कल लाहौर में बहुत ठंड थी, आज भी ठंड होगी। और अभी मैं यही पढ़ भी रही थी कि आज से ऑनवर्ड्स संडे तक लाहौर में शदीद सर्दी होने वाली है। और कल जब हम बात कर रहे थे तब यही था कि अब कराची में भी कुछ दिन के लिए ठंड हो जाएगी, लेकिन बारिश कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। और पंजाब वालों के लिए मुझे लगता है बारिश अब ऐसे ज़रूरी हो गई है, जैसे हम कहते हैं ना कि खाना ज़रूरी है, पीना ज़रूरी है। तो आई विश एंड आई प्रे कि भाई जल्दी से बारिश हो जाए ताकि धुंध वाला जो ये सिस्टम है ना थोड़ा कम हो जाए। अच्छा, और लोग आसानी से सफ़र कर सकें। वैसे नॉर्दर्न एरियाज़ में बड़ी ज़बरदस्त बर्फ़बारी वगैरह चल रही है, उसको भी शो हाँ। का हिस्सा बनाएंगे। इसके अलावा क्या कुछ है शो में, ये भी हम बता देते हैं आपको। ख़ातीन फिटनेस अपनी कैसे बरकरार रखें, वो जो एक एंटी एजिंग वाली चीज़ है ना, उस पर भी होगी बात। इसके अलावा वो कहते हैं कि आपकी गुफ्तगू का सलीक़ा बताता है कि आपके अंदर कितनी गहराई है। ज़रूरी नहीं कि आपके बैंक बैलेंस में बहुत ज़्यादा पैसा पड़ा हो तो ही आप एक जो है अच्छे इंसान कहलाएं। खुश गुफ्तार ख्वाजा सिरा, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे, गुफ्तगू करवाएंगे। और इसके अलावा अच्छी बात यह है कि हम कल जीत गए, पाकिस्तान ने 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल कर ली है। व्हाट अ ज़बरदस्त मैच इट वाज, क्योंकि फाइनली आखिर तक गया है ये मैच। इस सब पे तो हम करेंगे ही बात, लेकिन सबसे पहले ज़रा हम मईशत की बात कर लें। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में एक बार फिर इजाफा किया है। तो नई मॉनेटरी पॉलिसी के ऐलान में शरह सूद में 1% यानी 100 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा किया गया, जिसके बाद शरह सूद 8.75 से बढ़कर 9.75% हो गई है। अब स्टेट बैंक का यह कहना है कि फैसले का मकसद महंगाई को काबू करना और ग्रोथ रेट को, नमू को पायदार बनाना है। अलबत्ता महंगाई और तिजारती खसारा मजीद बढ़ा है, जिस पर स्टेट बैंक का यह कहना है कि तिजारती खसारा बढ़ने का सबब आलमी बुलंद अजनास की कीमतें और मकामी माशी नमू। इस सब पे ज़रा हम बात करते हैं, क्योंकि बड़ा ज़रूरी हो गया है ये चीज़ अब देखना कि किस तरीके से हम आगे चल के अपने करंट अकाउंट डेफिसिट की फाइनेंसिंग करेंगे और किस तरीके से ये जो अब बढ़ा है इंटरेस्ट रेट, तो क्या आवाम को इससे नुकसान होने जा रहा है। माहिर माशियात हफीज़ पाशा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हफीज़ साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले मुझे यही बताइए कि 1% इजाफा शरह सूद में आम आदमी पे कितना ज़्यादा अफेक्ट करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये मेरे ख्याल से बात साबित हो गई है, स्टेट बैंक ने जो कहा है अपने स्टेटमेंट में, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में, कि पिछले कुछ महीनों से जो माशी हालात हैं वो ख़राब होते गए हैं। आप ये देखिए कि अफरात ज़र की रफ्तार जो 9% के करीब थी, वो पिछले महीने 11.5% तक पहुंच गई। दूसरी तरफ तिजारती खसारा जो है वो बेपनाह बढ़ गया है, तारीख का सबसे बुलंद लेवल पे पहुंच गया। एक महीने में $5 अरब का खसारा। इसलिए स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग वक्त से पहले कॉल कर दी थी और उन्होंने 100 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाया है। अब इसके नतायज क्या होंगे? सबसे पहले तो जो असर होता है जब आप सर सूद बढ़ाते हैं, तो उससे कॉस्ट ऑफ बिजनेस और इन्वेस्टमेंट का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है और उसके नतीजे में होता ये कि जो सरमायाकारी का पैमाना है वो गिरना शुरू हो जाता है। और पाकिस्तान में मेरा ख्याल ये है कि इसका असर काफ़ी होगा और हमारा जो इन्वेस्टमेंट रेट है वो काफ़ी गिरेगा।
उसके नतीजे में नए जो नौकरियां हैं वो नहीं आएंगी और बेरोजगारी का लेवल अनफॉर्चुनेटली उसी लेवल पे रहेगा जो कोविड के बाद रहा काफी अरसे तक। दूसरी तरफ सही जो है। इसका असर हो सकता है वो ये है कि कुछ हद तक आपका जो ओवरऑल डिमांड है उसमें कुछ कमी आ सकती है, जिसके नतीजे में तिजारती खसारा में कुछ कमी हो सकती है। मगर एक असर जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं वो ये है कि जब सरे सूद बढ़ता है तो हुकूमत के जो कर्जे हैं पाकिस्तानी रुपए में, जो अब तकरीबन 30 खरब तक पहुंच रहे हैं, उन पे जो आपका सालाना बजट के ज़रिए से आप सूद की पेमेंट करते हैं, उसमें नुमायाँ तौर पर इज़ाफ़ा हो सकता है और उसके नतीजे में बजट सही। का खसारा बढ़ेगा और फिर उसके नतीजे में कुछ और बुरे असरात हो सकते हैं। अच्छा सर अब मुझे ये बताइए कि आपने ये बात की जाहिर सी बात है इंटरेस्ट रेट 1% बढ़ने से इतने सारे रिperकशंस आते हैं। आपने बात की इन्वेस्टमेंट की। हुकूमत ये कहती है कि जी इससे जो इन्वेस्टमेंट है लोकल तो शायद जाहिर सी बात है लोकल इन्वेस्टर इतना अट्रैक्ट नहीं होगा। फॉरेन इन्वेस्टर शायद अट्रैक्ट हो क्योंकि उसको $1 के 180 रुपये मिल रहे हैं। तो क्या एक ये फैक्टर है? और दूसरा आपने कहा कि हुकूमत का ये कहना है कि जी हमने ये इसलिए किया सो दैट हम इन्फ्लेशन को कर्ब कर सकें। लेकिन माजरत के साथ सर इससे मनी इन्फ्लेशन तो कर्ब हो सकती है, लेकिन फूड इन्फ्लेशन का इस पे क्या असर पड़ेगा? यानी कि गरीब के लिए तो आप कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जो मनी इन्फ्लेशन होती है, जो इसका ताल्लुक अमीर से होता है, वो कंट्रोल में आ जाएगी, लेकिन गरीब की फूड इन्फ्लेशन वो किसी के काबू में नहीं आएगी। ये आपका बहुत मुनासिब पॉइंट है और उसकी वजह ये है कि देखिए जो 2 वजूहात हैं खाने-पीने की अशिया की कीमतों में इज़ाफ़े। एक तो हमारे यहाँ अंदरूनी जो सप्लाई हालात हैं, अब आप ये देखिएगा कि आने वाले कुछ महीनों में अंदाज़ा ये हो रहा है कि बारिश की कमी और उसके साथ-साथ फर्टिलाइज़र की कीमतों में बेतहाशा इज़ाफ़े की वजह से जो रबी में जो क्रॉप्स आएँगे, उनकी पैदावार में कुछ कमी आ सकती है, ख़ास तौर पे गंदम में। उसके नतीजे में सप्लाई सही। पोज़ीशन ख़राब हो सकती है। दूसरी तरफ एक और वजह ये है कि आप ये देखिए कि जो हमारे होलसेलर्स वगैरह हैं, मार्केट पे कब्ज़ा किया हुआ है और उसका इंटरेस्ट रेट वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं है, कीमतें बढ़ाए जा रही हैं। तीसरी वजह जो हुकूमत आम तौर पे कहती है और मुनासिब कहती है कि बाहर जो हम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, जिसमें सबसे नुमायाँ जो है वो पाम ऑयल है, जिससे वेजिटेबल घी की कीमत 40% से ज़्यादा बढ़ गई। फिर अब आप ये देखिए कि दालों की कीमत बढ़ गई है, इसलिए कि उन्हें भी हम इंपोर्ट करते हैं। आने वाले महीनों में शुगर और गंदम अगर इंपोर्ट करना पड़े तो उसकी भी कीमत ज़्यादा होगी, चाय की कीमत ज़्यादा होगी। तो ये 3-4 चीज़ें अगर आप मिला लें, तो आप ठीक कह रहे हैं कि जो खाने-पीने की अशिया की कीमतें हैं, उनका ज़्यादा ताल्लुक जो है वो अंदरूनी हालात से है, बाहर से है मगर इतना सही नहीं। है। सही है। अच्छा सर, हमने देखा कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो बैंक की पॉलिसीज़ को बहुत ज़्यादा रिवाइज़ किया गया और कहा गया कि अच्छा अब बैंक की पॉलिसीज़ ऐसी है कि आम आदमी बड़ा अच्छे तरीके से इसका फ़ायदा उठा सकता है। कुछ मुआशी माहिरीन के मुताबिक जो बैंक से लिए जाने वाला कर्ज है उसका 80% हमारी गवर्नमेंट को जाता है। तो शरह सूद बढ़ाने से क्या बजट खसारा बढ़ेगा आपकी नज़र में? बिल्कुल बढ़ेगा, मैंने इसकी बात पहले ही कही थी कि देखिए आपको याद होगा एक वक़्त ऐसा आया था 18-19 के साल में जब हमारी हुकूमत ने सरे सूद को 6% से बढ़ाकर 13.25% तक लेके चले गए थे और उसके नतीजे में जो हमारा सूद का सालाना पेमेंट था बजट से, उसका जो अमाउंट है वो 6 से 700 अरब बढ़ गया। अब फिर से ये खतरा पैदा हो रहा है कि तकरीबन 275 पॉइंट आपने बढ़ा दिए हैं, तो उसके नतीजे में आपका जो खर्चा है वो 300 से 400 अरब बढ़ सकता है सूद की पेमेंट में। आपने बिल्कुल ठीक कहा है।
अच्छा हफीज़ साहब, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा ज़रा, इंटरेस्ट रेट के अलावा भी एक और बड़ा आम मामला है, दैट्स करंट अकाउंट डेफिसिट। अब टारगेट ये बनाया था कि जी हम जितना करंट अकाउंट डेफिसिट ईयर एंड पे एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद उससे बढ़ जाए। अब गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं कि नहीं जी, ये तो हमारा जो टारगेटेड था हम उसी तरफ जा रहे हैं, आगे जाके फिर ये करंट अकाउंट डेफिसिट कम होता जाएगा ना। क्वेश्चन इज़ कि करंट अकाउंट खसारा इतना ज़्यादा जब बढ़ जाएगा तो क्या उसकी फाइनेंसिंग के लिए हमारे पास रिजर्व्स हैं? ये छोड़ दीजिए कि जो सऊदीया ने इमदाद कर दी तो हमारे पास वो फाइनेंसिंग आ गई तो हम इसको यहाँ पे लगा देंगे। ये जो भानमती का कुंभा जोड़ने वाली हमारी पॉलिसी है, ये कब तक इसी तरह बरकरार रहेगी? कब तक हम कहीं और से मांगे तांगे की फाइनेंसिंग लाते रहेंगे? कब हमारे पास ये कॉन्फिडेंस आएगा कि हमारे रिजर्व्स इतने हो गए हैं कि अब चाहे वो डेट सर्विसिंग हो या फिर इसकी करंट अकाउंट डेफिसिट की फाइनेंसिंग हो, वो हम अपनी बल पे कर सकेंगे? मुझे इस अफसोस से कहना पड़ता है कि तारीख का सबसे बुलंद लेवल पर हम पहुंच गए हैं। फाइनेंसिंग जो हमें ज़रूरत पड़ती है सालाना, तजारती खसारा, करंट अकाउंट डेफिसिट, अगरचे ये हमारा स्टेट बैंक कह रहा है कि 4% होगा जीडीपी का, यानी कि तकरीबन 13 अरब डॉलर। हमारा अंदाजा ये है कि ये कम से कम 16-17 अरब डॉलर तक पहुंचेगा। दूसरी तरफ तारीख के अच्छा। सबसे बुलंद लेवल पर आपको अपने कर्जों की वापसी करनी है इस साल, 13 से 14 अरब डॉलर। ये आप मिला लें तो आपकी फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट इस साल 30 अरब डॉलर तक भी पहुंच सकती है, कि जो कि तारीख का सबसे बुलंद लेवल है। 30 अरब डॉलर हासिल करना बहुत मुश्किल है। और अभी तक जो हमने सबसे बड़ा अमाउंट रेज किया है, वो 17-18 में जब तिजारती खसारा रिकॉर्ड लेवल पे पहुंचा था 19 अरब डॉलर। उस वक्त हमें रीपेमेंट की इतनी ज़रूरत नहीं थी। उस वक्त हमने 20-21 अरब डॉलर मैक्सिमम तारीख में रेज किया है। अब आप 30 अरब डॉलर की तलाश में घूमते फिरेंगे। अल्लाह का शुक्र है कि सऊदी अरेबिया ने कुछ आपको 3.2 अरब डॉलर दिए हैं, मगर वो एक छोटा हिस्सा है। बाकी जो आपके सोर्सेज हैं, उनमें मुश्किलात आना शुरू हो गए हैं। कमर्शियल बैंक से आप बाहर से पैसा कम ले पा रहे हैं। बॉन्ड्स आप सिर्फ 1 अरब डॉलर फ्लोट कर पाए हैं। तो आपका असेसमेंट ये है कि मुश्किलात बहुत बढ़ने वाले हैं फाइनेंसिंग में, और रिजर्व्स में खतरा पैदा होने का मैं समझता हूँ खदशा ज़रूर मौजूद है, और इस बात पे हम सब बहुत परेशान हैं। सही। सर, परेशानी की तो बात है, क्योंकि जिस तरह से आप हकाइक बता रहे हैं, फैक्ट्स की तरफ आप इशारा करें, वो यकीनन इन फ्यूचर हमारी पॉलिसीज़ को, स्पेशली हमारी मुआशी जो हमारा ट्रैक उसको डैमेज कर सकता है। इतना कुछ हमने देखा कि मनफी हो गया है। ये जो अगर हम देखें पॉलिसी है, तो इससे आपकी नज़र में मस्बत क्या हो सकता है? ये गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन है? सबसे पहले तो इंपोर्ट्स में नुमाया तौर पर कमी लाना है। और अब वक्त ऐसा आ गया है कि आप ड्यूटीज वगैरह से नहीं कर सकते, आपको कोटाज और कुछ अरसे के लिए बैन करना पड़ेगा। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, सबसे पहले तो बड़ी गाड़ियाँ, दूसरी तरफ बहुत से अदर लग्जरी नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं, उन पे पाबंदी लगाना पड़ेगा। एक तो इंपोर्ट्स को तो आपको कम से कम साल में दौरान, बाकी जो महीने हैं तकरीबन 6 महीने, उसमें आपको ये सब आइटम की इंपोर्ट 4 से 5 अरब डॉलर कम करना निहायत ज़रूरी हो चुका है। दूसरी तरफ एक्सपोर्ट्स में जो आपने इंसेंटिव्स पहले दिए गए थे, उनको वापस लिया है, वो वापस ले आए, ज़ीरो रेटिंग वगैरह। दूसरा, जो आपने अब बिजली की निर्खें बढ़ा रहे हैं, क्या आप एक्सपोर्ट्स को वही कीमत 7 साढ़े 7 सेंट पे देंगे, या जो मंथली फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज वगैरह जो बेपनाह बढ़ गए हैं, क्या वो एक्सपोर्ट्स पे लागू हो जाएंगे? अगर ऐसा हुआ तो एक्सपोर्ट्स पूरी तरह से अनकम्पिटिटिव हो सकते हैं। तो लिहाजा एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स ऑल हैव टू कंटिन्यू। एक तरफ आप स्टिमुलेट करें, दूसरी तरफ पाबंदी ले आएं, और कोशिश करें कि अगले 5 से 6 महीने में जो आपका खसारा है तिजारती का, वो पिछले 5 महीने के तकरीबन 40% कम होगा, तो आपके स्टेबिलिटी और पायादारी
कुछ आ सके। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का जो आपने गुफ्तगू की है। वो इसी तरीके से है कि अगर आईएमएफ आ जाए और आके देख ले कि यहाँ पे कितनी लग्जरी गाड़ियाँ हैं, तो जो उन्होंने देनी है वो भी शायद वो ना दे किस्तें, क्योंकि मैं एक प्रॉब्लम यही है कि जितना लग्जरी आइटम्स हैं हम ये देखते हैं कि विजन होता है ना हुकूमत का, दो नहीं एक पाकिस्तान, लेकिन यहाँ पे हमें एक नहीं दो पाकिस्तान नज़र आते हैं। एक वो पाकिस्तान के जहाँ पे आपको को धुलाने के लिए शैम्पू भी इम्पोर्टेड हैं और एनिमल फूड भी इम्पोर्टेड है, गाड़ियाँ भी इम्पोर्टेड है, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेड है। बट एट द अदर एंड मामलात ये हैं कि हमारे पास जितनी ग्लूमी पिक्चर इस वक्त सामने नज़र आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो डेवस्टेटिंग है। अब लेकिन एक इसका अदर साइड ऑफ द स्टोरी भी है। मारूफ स्टॉक ब्रोकर अकील करीम देहरी ने मुस्तकबिल में शरह सूद ना बढ़ाने को खुश आइंद भी उन्होंने करार दिया है। बिल्कुल। जो स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट जो अनाउंस किया है, मैं ये समझता हूँ कि उस पॉलिसी रेट के साथ 1% का जो इजाफा किया है और साथ में जो स्टेटमेंट है कि इन फ्यूचर अब इंटरेस्ट रेट इनको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा स्टेट ने जो टी बिल के हवाले से कहा है कि हम बैंकों को मनमानी नहीं करने देंगे, ये एक आज मैं समझता हूँ ये पॉजिटिव न्यूज़ है और मैं समझता हूँ इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में टी बिल ऑक्शन के बाद जो रेट हायर साइड पे ट्रेड कर रहे थे, मैं समझता हूँ डेफिनेट उन रेटों में कमी आएगी और साथ साथ लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा। और इस चीज़ से ये भी इंडिकेशन मिलती है कि गवर्नमेंट शायद अगली जो टी बिल के ऑक्शन में उनको शायद 10% के आसपास पैसा इजीली मिल सकता है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये इक्विटी मार्केट के लिए बहुत अच्छी खबर है और जो इक्विटी मार्केट पे जो एक रन पड़ा था पिछले दिनों जब ये टी बिल रेट 11.5% पे चले गए थे, मैं ये समझता हूँ कि ये अब न्यूज़ पॉजिटिव न्यूज़ में कन्वर्ट हो जाएगी। अकील करीम डेडी बता रहे थे कि इक्विटी मार्केट पे इसका बड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन गरीब पे क्या असर पड़ेगा आगे चल के पता चलेगा। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे मुआशियात के हवाले से कि पाकिस्तान की इकॉनमी, इसका ट्रैक और फिर हुकूमत की तरफ से जो पॉलिसीज़ अपनाई जाती है वो एक आम आदमी पर कितना असर रखती हैं। जब हम बात करते हैं मईशत की, तो मईशत की बात करते हुए बरामदात को हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जाहिर है जितनी अच्छी क्वालिटी की हमारी प्रोडक्ट्स होंगी वो उतनी ही बाहर के ममालिक में पसंद की जाएगी। जिसकी एक मिसाल है पाकिस्तानी फर्नीचर, जो कि दुनिया भर में पसंद किया जाता है। अगर चिन्यूटी फर्नीचर की फैसल मैं यहाँ पर मिसाल दूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तानी फर्नीचर जो है उसकी मांग भी है और उसको पसंद भी किया जाता है। दुनिया पाकिस्तानी फर्नीचर की मौतरिफ है, लेकिन जदीद मशीनरी कम होने से एक्सपोर्ट का वो हजम नहीं है जो होना चाहिए। और शायद मुझे लगता है यही एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से इस हवाले से हमें अच्छी खबरें मिलती भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि पिछले 4 माह में पाकिस्तानी फर्नीचर की एक्सपोर्ट में 200% इजाफा तो देखा गया है। यानी पाकिस्तानी फर्नीचर की जो बरामदात हैं वो महज $2.7 मिलियन हैं, जबकि जो आलमी फर्नीचर की तिजारत है वो $90 बिलियन को छू रही है। अब कहाँ $2.7 मिलियन और कहाँ $90 बिलियन। अब पाकिस्तानी फर्नीचर की एक्सपोर्ट कम होने का बहुत सारे वैसे असबाब हैं, लेकिन एक सबब ये भी है कि फ़र्नीचर साजी में इस्तेमाल होने वाली जो मशीनरी की दरामद है उस पर ड्यूटी बहुत है, जिसकी वजह से पैदावारी अखराजात बढ़ जाते हैं और पाकिस्तानी फ़र्नीचर साजी दूसरे ममालिक की निस्बत महंगी हो जाती है। दुनिया को पाकिस्तानी फ़र्नीचर के बारे में बेहतर मालूमात कैसे दी जाएँ और पाकिस्तानी फ़र्नीचर की वसी वैरायटी को दुनिया में कैसे मुतारिफ़ कराया जाए और जो प्रॉब्लम्स परेशानियाँ हैं फ़र्नीचर इंडस्ट्री को उससे किस तरीके से नबरदाज़मा हुआ जाए, इस सब पे हम बात करते हैं। हमारे साथ मियाँ काशिफ अशफाक साहब मौजूद हैं जो कि CEO पाकिस्तान फर्नीचर काउंसिल हैं। अशफाक साहब बहुत शुक्रिया। काशिफ अशफाक साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, जो भी हम असबाब आपको बता रहे हैं यही वो वजूहात हैं कि जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ पाती फ़र्नीचर की, और कैसे बढ़ाएं फिर इसको? थैंक यू वेरी मच। आपने इस पे स्पेशली ये प्रोग्राम किया है। असल में ये है कि पाकिस्तान में ट्रेंड जो है वो इनकरेजिंग है। पहले ये था कि एक्सपोर्ट हमारी बहुत कम हो रही थी, ऑर्गेनाइज सेक्टर था ही नहीं। पिछले 10 साल से पाकिस्तान फर्नीचर काउंसिल ने कंटिन्यूसली हर साल इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में एग्जीबिशंस लगाई हैं।
सबसे जो पहला हमारा टारगेट था कि हम पाकिस्तानी लोगों को ट्रेन करें कि अगर दुनिया में हमने जाना है तो हमने कैसे एग्जीबिशंस लगानी है, किन प्रोडक्ट्स को हाईलाइट करना है, डिस्प्लेस कैसे करने हैं, प्राइसेस को कैसे सेट करना है, और अगर हमें बड़े बल्क ऑर्डर मिलते हैं तो उनको कैसे हमने विद इन टाइम जो है वो मीट करना है। तो वो एक बेसिक था ना वर्किंग, जो हमारे इवन ये हो रहा था कि पाकिस्तान से बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रही थी। तो फेज़ 1 में हमने गवर्नमेंट और हर फोरम पे ये बात रियलाइज़ करवाई, लोकल एग्जीबिशंस लगा के हमने कनेक्ट किया कॉर्पोरेट सेक्टर को और जनरल कंज्यूमर को फर्नीचर इंडस्ट्री के साथ। उनको हमने बताया एग्जीबिशंस लगा के कि पाकिस्तान में कितने नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर्स और कितने नंबर ऑफ डिजाइनर्स, रिटेलर्स, फर्नीचर, एक पूरी मार्केट मौजूद है। तो उसमें हम बड़े हद तक अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए हैं। और बल्कि एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे हम तो ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हमने ये इनिशिएटिव लिया, तो अभी कुछ प्राइवेट ग्रुप्स जो है वो भी टाइम टू टाइम एग्जीबिशंस लगा रहे हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली एग्जीबिशंस लग रही होती हैं और काफ़ी फर्नीचर की अवेलेबिलिटी हो रही है। तो ये पेंडेमिक की वजह से साल डेढ़ साल हम एग्जीबिशन उस तरह से नहीं लगा सके, मगर अब हम उससे निकल गए हैं तो अब फिर दोबारा से हम इस फील्ड में आ रहे हैं। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थ्रू ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी उन्होंने हमें ये ऑफर किया है कि मिडल ईस्ट के कंट्रीज में या कहीं भी दुनिया में जहाँ पे आप समझते हैं कि पाकिस्तानी फर्नीचर की डिमांड है और हमारा फर्नीचर एक्सेप्ट हो सकता है, वहाँ पे वो सब्सिडाइज करेंगे। कुछ पाकिस्तान फर्नीचर काउंसिल ऐड करेगा, कुछ हमारे जो एग्जिबिटर्स है वो देंगे और कुछ गवर्नमेंट देगी। तो मिलके हम एक सिंगल कंट्री फर्नीचर एग्जीबिशंस लगाने जा रहे हैं। और इसी अच्छा काशिफ साहब, जैसे हम बात भी कर रहे थे, जी प्लीज आप अपनी बात भी मुकम्मल कीजिएगा और मेरा सवाल भी लीजिएगा। जैसे हम बात भी कर रहे थे कि मशीनरी पर जो ड्यूटी आयद है वो भी इसका एक मेन रीजन है। जी सॉरी, अब आप करें बात, आप बताएं पहले। जी मैं ये कह रही हूँ, एक तो आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, दूसरा मेरा सवाल लीजिएगा कि मशीनरी पर जो ड्यूटी आयद की गई है वो भी इसका एक मेन रीज़न समझा जा रहा है। तो क्या यहाँ पर अब आप कोई मुतालबा करना चाहेंगे, क्योंकि जाहिर है कि जब मशीनरी ही नहीं होगी तो चीज़ बनेगी कैसे? उसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट को हमने रिकमेंडेशन, अब जो अगला बजट आ रहा है उसके लिए बना के दे रहे हैं। लास्ट जो बजट था उसमें हमें एक हेल्प गवर्नमेंट ने की थी कि जो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी का इस वक्त पाकिस्तान में बड़ा इशू है। तो उस पर हमें गवर्नमेंट ने ये हेल्प किया था कि वुड पे जो ड्यूटी थी उन्होंने रॉ मटेरियल पे फ्री कर दी थी। अब कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं मैन्युफैक्चरिंग में जो यूज़ होते हैं, जो इंपोर्ट होते हैं, उस पे अब अगला हमारा मुतालबा है गवर्नमेंट से कि मशीनरी की इंपोर्ट पे 5% है, और इसके अलावा जो कुछ और हार्डवेयर की आइटम्स हैं उन पे हम चाहते हैं कि उसको भी ज़ीरो रेट करें, ताकि हम यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरर्स को प्रमोट करें, पाकिस्तान की नीड भी पूरी करें। और मेनली हमारा जो फोकस है, अब हमने पाकिस्तान में काफ़ी एक्सरसाइज कर ली है, लोग हमारे काफ़ी हद तक मार्केट में नए ब्रांड्स भी आ गए हैं, मैन्युफैक्चरर्स भी आ गए हैं। अब हमने इनको इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाना है, वहाँ पे इनको हमने ट्रेन करना है, ताकि हमें असल फ़ायदा फिर होना है कि हमारा जो इतनी इंडिजिनस प्रोडक्ट है, हाई क्वालिटी हैंडमेड सॉलिड वुड फर्नीचर है, जो दुनिया में बहुत कम मिलता है, तो इसकी बहुत बड़ी मार्केट है दुनिया। सिर्फ ये कि हमें अपने सिस्टम को ऑर्गेनाइज करना है, लोगों को ट्रेन करना है, और अगर हमें वहाँ से एक ऑर्डर मिलता है तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि ऑर्डर को मीट कैसे करना है, उसकी टाइमलाइन, उसकी क्वालिटी, फिर जो प्राइस है उसकी कस्टमर की, उसको कैसे हमने मैनेज करना है। तो इस पे अब हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। पहले छोटे कंट्री से सिंगल एंट्री लगाएंगे, फिर सेंट्रल एशिया को भी टारगेट करेंगे, फिर बड़ी मार्केट्स को हम पकड़ेंगे ग्रेजुअली। जैसे अब पाकिस्तान में हमने एग्जीबिशंस लगाई हैं, लोगों को अवेयर किया। अब यकीन करें कि अभी जो हमारा एग्जीबिशन का स्टैंडर्ड है पाकिस्तान में, ये सेम स्टैंडर्ड अब हम जाके दुनिया में लगाएंगे तो हमें अप्रिसिएशन मिलेगी। पहले ये होता था कि TDAP के थ्रू जाते थे लोग, और वो यकीन करें जब हम इंटरनेशनल एग्जीबिशन में जाके देखते थे पाकिस्तानी फर्नीचर के हॉल या डिस्प्ले, तो वो हमें खुद बड़ी शर्म आती थी। तो अब लोगों को हमने ट्रेन किया, एम्बियंस पे, डिस्प्ले पे, स्टॉल्स कैसे बनाने हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे बात की है। तो अब वो काफ़ी ज़्यादा स्टफ जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह अब पाकिस्तान बन गया और एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हो गई है।
पार्शली छोटी छोटी एक्सपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान से होना शुरू हो गई काशिफ है। भाई, आप कह रहे हैं तो एक्सपोर्ट जो है वो पार्शली बढ़ना शुरू हो गई, विच इज़ अ गुड साइन। 90 बिलियन की ये जो फर्नीचर की मार्केट है, 90 बिलियन, इसमें हमारे पास कितना पोटेंशियल है कि हम इसका कुछ हिस्सा ले सकें? 1 अरब 2 अरब, कितना हमारे पास पोटेंशियल है? हमारे पास जो पोटेंशियल है ना, वो हम ज़्यादा से ज़्यादा, अभी हम तकरीबन 500 मिलियन की कर रहे थे, तो अब 100 मिलियन तक हम ले जाएंगे, बट इसको लेके बड़ा जाने की ज़रूरत है। मैं जैसे फेडमे का चेयरमैन भी रहा हूँ, इकोनॉमिक जोन गवर्नमेंट ने बनाए हैं, उसमें मैंने गवर्नमेंट से बात करके 200 एकड़ एरिया रिजर्व किया है। उसमें एक हमारी डिमांड है गवर्नमेंट से, मैंने उन्हें ये कहा था कि हमें 200 एकड़ जो फर्नीचर के मैन्युफैक्चर, ये बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं होते, ये छोटे स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं। इसमें हमारी उनसे ये डिमांड है, इस पे हम बात कर रहे हैं कि उसमें लीज पे लैंड दी जाए। अगर वो खरीदने और परचेज करने जाते हैं तो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हम एक किस्म की गवर्नमेंट इनको सही लैंड है। फ्री दे, इंफ्रास्ट्रक्चर ये बनाएं और मशीनरी में ड्यूटीज़ वगैरह बिल्कुल ज़ीरो करें और इनको फैसिलिटेट हम करें। ये जो दुनिया की टेक्निक्स है ना, लेटेस्ट जो मशीन्स चाहिए इनको, या जो इनको ट्रेनर्स चाहिए, वो गवर्नमेंट साथ हेल्प करे। तो एक ये 200 एकड़ में फर्नीचर सिटी जो प्रपोज्ड है फैसलाबाद के इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी, जो इकोनॉमिक जोन बन रहा है, जो सीपैक के अंडर आता है, उसको मेरा ही वो इनिशिएटिव था, उसके अंदर हम बनाने जा रहे हैं। इसको हम और थोड़ा तेज करते हैं अपनी एफर्ट को। अगर वहाँ ऑर्गेनाइज सेक्टर बन जाएगा, हमारे मैन्युफैक्चरर्स आ जाएंगे, हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट होगा, मैं पूरी पीछे, हमारे वर्क फोर्स का मसला नहीं है, वर्क फोर्स हम ट्रेन कर लेंगे, हमारे पास बहुत लेबर मौजूद है। बिल्कुल। और जो हमारा इलामा इकबाल वाला इकोनॉमिक जोन है, वहाँ से चनियोट 16 किलोमीटर है, तो चनियोट को भी फायदा होगा कि वहाँ पे बहुत सारा हमारा वर्कर है जो हैंडमेड स्पेशलिस्ट हैं या अदरवाइज, उन सबको हम एंगेज कर सकते हैं। तो इसमें बहुत पोटेंशियल है, ये जितना हम टारगेट करें, बट ग्रेजुअली हमें करना पड़ेगा, क्योंकि अभी पाकिस्तान में सिर्फ बात होती है टेक्सटाइल की या लेदर की, उसके बाद ख़त्म हो जाता है, कोई और इंडस्ट्री नहीं है। तो हमें ये करने की ज़रूरत है कि मल्टीपल इंडस्ट्रीज उठानी पड़ेंगी, यानी जैसे ये फर्नीचर है, इसी तरह इंजीनियरिंग में, अदर सेक्टर्स में, सब सेक्टर्स को उठाना पड़ेगा, फिर जाके पाकिस्तान जो है वो मजबूत होगा, हमारी इंडस्ट्री मजबूत होगी, एम्प्लॉयमेंट जो है सही। वो हमारी जो है वो बेहतर होगी। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं, एक्सपोर्ट्स होंगी, हमारा ट्रेड डेफिसिट कम होगा, हमारी इकॉनमी बेहतर होगी। और इसके लिए जो पाकिस्तान हमारी है जो फर्नीचर मार्केट है उसको बूम देना बड़ा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब, आपका हमारे साथ मौजूद। बड़ा अहम सेक्टर है और इसलिए भी कि हमारे पास वसाइल भी सारे हैं और हमारे पास क्वालिटी भी अच्छी है, लेकिन अगर नहीं है तो वो एक्सपोर्ट करने के लिए वो मशीनरी जो सिस्टम है वो मौजूद नहीं है। आगे बढ़ते हैं। महंगाई तो है ही, और इस महंगाई के दौर में जहाँ एक तरफ जीना मुश्किल हो गया है, वहाँ मरना भी मुश्किल बनता जा रहा है। क्यों? क्योंकि कब्रिस्तान में कब्रें बनाना साल भर कितनी महंगी हुई है। शाहीन मिशाल की रिपोर्ट पहले देखते हैं। ना घी ना आटा, लाहौर में सबसे महंगा है आखिरी ठिकाना। लाहौर में एक साल में कब्र की लागत में 8 से 10,000 रुपए तक का इजाफा हो गया। इलामा इकबाल टाउन के शहनशाह कब्रिस्तान को ही ले लीजिए, जहां सीमेंट वाली कब्र 20,000 में और मार्बल लगवाई 50 से 60,000 रुपए में है, और कब्र पर पत्थर लगाने का इजाजतनामा अलग से 50,000 में मिलेगा। ये जो कब्रिस्तान के रेट हैं, हमने इसके जो अखराजात हैं उसको मद्देनजर रखते हुए किए हैं। ऐसा बंदा आ जाता है जिसको बहुत अकीदत होती है और वो अफोर्ड कर सकता है, तो फिर वो कब्रिस्तान में मतलब डोनेट करता है पैसे। वो भी हमारा एक बैंक अकाउंट है, उसमें जाता है, उसके बाद उसे पक्की करने वो 50,000। मियाँ मीर कब्रिस्तान के हालात भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। जैसा नक्शा होगा वैसा खर्चा होगा। कब्र की ऊंचाई जितनी बढ़ती जाएगी, रकम भी दुगनी होती जाएगी। मार्बल की कब्र की ऊंचाई अगर 2 फुट हो तो खर्चा होगा 25,000, और अगर ये ऊंचाई 4 फुट हो तो खर्चा भी डबल होकर 50,000 हो जाएगा। कब्र की खुदाई और 4 दीवारी की लागत इससे अलग होगी। ये बनी है ना, ये 45 की बनी थी, आज तकरीबन 2019 में। और अब कितने की बनेगी? आप देख रहे हैं, अब महंगाई है
तकरीबन को 10 को 1000 रुपये का फ़र्क पड़ गया। बेबी पाक दामन कब्रिस्तान में पक्के खाते की कब्र का रेट 50,000 मुकर्रर है। शहर के प्राइवेट कब्रिस्तानों में खुदाई बमा मटेरियल 60,000 तक पहुंच चुकी है, जबकि मुतलका इदारे तमाम मामले पे खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ शाहीन मिशाल, समा, लाहौर। शाहीन की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। ये अफसोसनाक बात है कि शहर खामोशा के लिए वो मुतल्लिका इदारे जिन्हें बोलना चाहिए वो भी हमें खामोश नज़र आते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक अहम इशू को प्रोग्राम का हिस्सा बनाता है, डायबिटीज़ की हम बात करते हैं। हम देख रहे हैं कि शुगर के जो मरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। फैसल, आपको क्या लगता है इसकी रीज़न क्या? और ये जो आप सुबह के वक्त चाय या कॉफ़ी पी रहे होते हैं, आप इसके अंदर शुगर ऐड करवाते हैं। मेरे नज़दीक तो रॉ शुगर आपको अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल निकाल देना चाहिए। ये तो आपके सामने की बात है ना कि इसमें चीनी नहीं होती है, आपको पता है ये बात, ठीक है ना? तो नहीं हो सकता मेरे जाने के बाद आपने चीनी डालना नहीं शुरू कर नहीं दिया आप गई कहाँ हैं, यहीं पर हैं आप। तो इसमें चीनी नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि जी हमारा पसंदीदा मशरूब क्या है, वो है चाय। मेहमान आए या आपको शाम में दिल घबराए तो ये चाय पीना पिलाना तो लाजिम है। लेकिन क्या आपने सब ने मिल के ये सोचा है कि इस शौक़ की हमें जो कीमत अदा करनी पड़ती है वो कितनी भारी है? जो मिठास की शौकीन हमारी कौम है, सालाना 26 किलो चीनी फाँक जाती है, ये 2600 किलो। और चीनी के आलमी इस्तेमाल की मालूमात जमा करने वाली वेबसाइट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया में फ़ी कस चीनी इस्तेमाल करने के एतबार से 28वें नंबर पर आता है। यानी हर पाकिस्तानी हर माह 2 किलो और हर रोज़ 72 ग्राम चीनी फाँक जाता है। अब जहाँ चीनी खाने के इस कदर शौकीन हो वहाँ शुगर का मरज़ क्यों ना हो? यही वजह है कि पाकिस्तान में ज़ियाबतीस के मरीजों की तादाद 2 करोड़ अफराद तक जा पहुँची है। 2016-17 में किए गए एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के कुल आबादी का 26% हिस्सा ज़ियाबतीस का शिकार है। तो अब क्या इसका हल ब्राउन शुगर है या गुड़ है? अब गांव देहात में तो ब्राउन शुगर को खांड कहा जाता है, लेकिन शहरों में मिलने वाला जो ब्राउन शुगर है ये खांड की असल शक्ल नहीं है, बल्कि इसे कई कीमियाई मराहिल से गुजार कर फिर पैक किया जाता है और कहा जाता है कि देयर यू गो, ब्राउन शुगर आपके सामने है। तो क्या वाकई ऐसा है? और क्या करना चाहिए अब हमें मिन हैसुल कौम कि हम इस अजाब से छुटकारा पाएँ? क्योंकि महक, जो डायबिटीज़ होती है ना, वो एक बीमारी नहीं होती है, वो जड़ होती है जिससे मुख्तलिफ दीगर जो बीमारियां हैं वो फूटती हैं। तो इस सब पे बात करने के लिए आज हमने मौजूद किया है अपने स्टूडियोज़ में साबिक CEO डायबिटीज़ सेंटर डॉक्टर बाबर सईद ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं। और इसके अलावा बाबर सईद जो हैं वो बहुत हम आपको वेलकम करते हैं सर, बिकॉज द थिंग इज़ कि आप CEO अहद हेल्थ केयर भी हैं। एक तो आपने ये इनिशिएटिव लिया हुआ है, इसकी तो हम आपसे बात लाजमी करेंगे ही, लेकिन सर ज़रा आम फहम में, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को नहीं समझ में आता कि जो डायबिटीज़ है ये कितना ज़्यादा अफेक्ट कर रही है हमारी सोसाइटी को। ये सिर्फ एक ज़ियाबतीज़ नहीं, ये मुख्तलिफ़ शाखों को फिर निकालता है, जिसमें गुर्दे का आर्ज़ा, जिसमें हार्ट डिजीज़, यू नेम इट, सारी चीज़ें। मैं चाहूँगा कि आगाज़ इस चीज़ से कीजिएगा कि क्या है ज़ियाबतीज़, क्यों हो रही है? चीनी वाले मामले में तो फिर ज़रा हम बाद में आते हैं ना। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है और बड़ा पर्टिनेंट इशू है पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में। जो चीज़ है वो ये है कि हमें समझना होगा कि मैग्नीट्यूड है कितना प्रॉब्लम का। आपने तो ऑलरेडी एक जो पैस की लास्ट सर्वे हुई थी उसकी आपने बता भी दी कि स्टैट्स क्या हैं, कि हमारे पास किस नौयत की बीमारी बढ़ चुकी है। इन 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड एंड 3rd मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड एज़ फार एज डायबिटीज़ कंसर्न। हम चैम्पियन कर रहे हैं अपने आप को डायबिटीज़ के अंदर। जो प्रॉब्लम है वो ये है कि डायबिटीज़ के अंदर ऐसा नहीं होता कि बहुत तेज़ बुखार हो गया अचानक, या बहुत कहीं जिसम में दर्द हो गया, सीने में दर्द शुरू हो गया, या खून की उल्टी हो गई। कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो आपको इमीडिएटली लेकर जाए किसी क्लिनिशियन के पास या डॉक्टर के पास। ये स्नीकी थीफ ऑफ लाइफ है। ये ग्रेजुअली आपकी जिस ज़िंदगी से जो ना चाटती है दीमक की तरह। तो ये इसका बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है। अब आपको याद होगा एक प्लेन क्रैश हुआ था, तो उसकी अभी तक बाज़गश्त मौजूद है हमारे पास अपनी ख़बरों के अंदर। मैं अगर आपको ये कहूँ कि रोज़ 2 प्लेन क्रैश हो रहे हैं
जिनमें डायबिटीज़ के लोग भरे हुए हैं, तो आप कैसा महसूस करेंगे? ये है मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम। हम एनालॉजीज़ यूज़ करते हैं तो ज़रा बेहतर समझ में आता है। तो इस चीज़ को हमें बहुत तवज्जो से देखना पड़ेगा, वरना हम सब एक सिक नेशन बन जाएंगे और वो नतीजे में हमारी प्रोडक्टिविटी और सब चीज़ें बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होंगी। तो ये तो उसका जो बेसिक आपने कहा ना कि मसला है कितना बड़ा। आपको मैं एक और चीज़ अगर ये बताऊँ कि तकरीबन हर 3rd सेकंड में एक डेथ हो रही है इंटरनेशनली अगर बात करें, हर 20 सेकंड में एक एम्पूटेशन हो रही है, पैर कट रहा है डायबिटीज़ के नतीजे में। तो ये बहुत बड़े मसाइल हैं, इसको अगर हम नहीं टेक केयर किया तो विल बी इन बिग ट्रबल। सही। अच्छा सर, मैं चाहूँगी कि जो कैमरे के उस पार बैठे हमें लोग देख रहे हैं, स्पेशली हम जब नाश्ता करते हैं ना तो हमें बड़ी मीठे की क्रेविंग होती है कि अच्छा हमने मीठा खाना है नाश्ते में, और चाय तो मस्ट है, जैसे कि फैसल ने जिक्र भी किया। कुछ खामोश अलामात होती हैं जो कि मैंने अपनी फैमिली में खुद एक्सपीरियंस किए कि आपको पता भी नहीं चलता कि आप डायबिट पेशेंट बन चुके हुए हैं और फिर कुछ अरसे के बाद ये चीज़ डायग्नोज होती है। मैं चाहूँगी कि प्लीज़ आप आवाम की आसानी के लिए बताएं कि आया अगर किसी भी शख्स को ये तब्दीली अपनी बॉडी में फ़ील हो रही है, अपनी डेली रूटीन में फ़ील हो रही है, फ़ौरन से जाए, चेक करवाए, टेस्ट करवाए, ताकि आगे आने वाले क्रिटिकल टाइम से बचा जा सके। नहीं, ये भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज चीज़ ये है कि पता कैसे लगे हमको कि हम डायबिटिक हैं कि नहीं है। एक तो चीज़ अगैन डायबिटीज़ में ये है कि इट कैन बी एसिम्प्टोमेटिक एट ऑल। आई मीन कोई सिम्टम नहीं हो रही, कोई फ़र्क आपकी ज़िंदगी में नहीं आया, और अचानक अगर आपकी अम्मा कहीं थी अपना कैटरैक्ट का ऑपरेशन कराने के लिए और उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने कि आप ज़रा पहले अपना बेस लाइन शुगर चेक करा लें, तो पता लगा कि डायबिटीज़ इन इंसिडेंटल फाइंडिंग्स है। ये बहुत कॉमनली हो रहा होता है। जो डिलेमा है वो यही है डायबिटीज़ का कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इन पाकिस्तान इज़ नॉट अवेयर कि उनको डायबिटीज़ है। ये बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है। यानी पता हो तो बंदा कुछ के लिए करे ना। अब पता कैसे लगे? पता लगाने के लिए जो बिलूम सिम्टम्स बड़ी सादी सी हैं, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया। यानी आपको प्यास ज़्यादा लगेगी, आपको भूख ज़्यादा लगेगी, और आपको यूरिनेशन के लिए यानी आपको बाथरूम जाने के लिए ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आपकी कॉल्स आएंगी। तो ये तो एक ऐसी सिम्टम्स हैं जो एक से जैसे यानी मिसाल के तौर पे कोई शख्स जो है वो नहीं रात को उठ के बाथरूम जाने की ज़रूरत पड़ती थी और अब अचानक से ऐसा हो गया कि एक मरतबा है, कभी 2 मरतबा भी जाने की ज़रूरत पड़ रही है। दैट्स लिटमस, आई मीन दैट्स अ काइंड ऑफ थिंग जिसको हमें देखना पड़ेगा। इसके अलावा ये है कि ओवरऑल वीकनेस का एहसास रहता है कि यानी आपके पास, चूँकि होता क्या है एक्चुअली, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। मैं फिर एनालॉजी यूज़ करूँ, आप यूँ समझिए कि एक हॉल है, उस हॉल के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और बहुत भूख है उनके पास, सख्त भूखे हैं वो। उस हॉल के बाहर सामने ग्लास लगा हुआ है, सामने जो हॉल के बाहर बड़ी बड़ी खाने की ट्रॉलीज रखी हुई हैं। ये सब लोग भूखे बैठे हुए हैं और बाहर देयर इज लॉट ऑफ फूड आउटसाइड, लेकिन जो गेट है उसकी चाबी नहीं है। ये है प्रॉब्लम डायबिटीज़ में। हमारे पास यानी मैकेनिक्स जो हैं डायबिटीज़ की वो ऐसे होती हैं कि आपके बॉडी में जो इंसुलिन बनता है पैंक्रियास के अंदर, बीटा सेल्स के अंदर, वो बनने की मकदार कम हो गई होती है, एंड दैट इज़ द गेटिंग मैकेनिज्म टू ओपन द डोर। यानी सेल जहाँ यानी हमारी जो सेल है बेसिकली हमारा बॉडी का खलिया जिसको बोलते हैं, खलिए के अंदर रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, और खून के अंदर भरी हुई है शुगर, तो वो खून से खलिए के अंदर नहीं आ पा रही है क्योंकि गेट की चाबी इंसुलिन के पास है और इंसुलिन अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर ये आपने जो इंसुलिन की बात की ना, सी द थिंग इज़ के मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस यही है, और ये 24 घंटे भी नहीं गुजरे इस ज़ाती एक्सपीरियंस को। आई हैड टू टेक माई मदर क्योंकि वो शिकायत कर रही थी UTI की और इन सारी चीज़ों की। एंड सी आई वांट टू से दिस ऑन स्क्रीन दैट आई लव यू अ लॉट, बट द थिंग इज़ के जैसे आपने बचपन में हम पे सख्तियाँ की थी, शायद अब आप उस एज में आ गए कि हमें आप पे सख्ती करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बुखार उतरना चढ़ना, ठीक है, एंड देन जैसे मैंने आपको बताया कि इससे हार्ट भी अफेक्ट होता है और बाकी चीज़ें, उनके अब गुर्दे अफेक्ट होना शुरू हो गए, ठीक है। सो नाउ द थिंग इज़ कि अब इंसुलिन पे डाला जाएगा। सिर्फ मेरी वालदा नहीं, उनके जैसे कई ऐसे पेशेंट्स हैं। एक तो आपने कहा कि एक तो वो कि जिन्हें पता नहीं है, एक वो पेशेंट के जिन्हें पता है लेकिन उसके बावजूद वो उसको नेगलेक्ट कर रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये चीनी और खाने पे रोक टोक का ना होना। अरे भाई अब क्या होगा, हमने तो ज़िंदगी जी ली, अब तो तुम लोग जियो, बस हमें ना रोको खाने पीने से। ये जो माइंडसेट है ना, इसको ब्रेक कैसे किया जाए? अब उन्हें डॉक्टर कह रहा है कि आपने नहीं खाना चावल, लेकिन उन्होंने खाना है। चावल नहीं खाएंगे तो ताकत कैसे आएगी? डॉक्टर कह रहा है कि खुदा का वास्ता सलाद पे आ जाएं, सर्दी में सलाद कैसे खाएं, हमारा गला जो है वो पकड़ लेगा खीरा। सिट्रस फूड कह रहा है डॉक्टर खाएं, योगर्ट कह रहा है, अरे ये तो ठंडी तासीर की चीज़ है, नवाबा ना हम नहीं खाते। ये बताएं डॉक्टर साहब, ये
कैसे लड़ा जाए इस चीज़? बड़ी आपकी मैं देख रहा हूँ कि बड़ी प्रैक्टिकल आपकी अप्रोच है, दैट्स वेरी नाइस, दैट्स हाउ पीपल अंडरस्टैंड एक्चुअली। लेकिन चीज़ जो है वो ये है कि हर ताला खुलता है उसकी चाबी इसमें लगाएं। बड़े बुजुर्गों को बिलअमूम ये मसला है कि वो इनर्शिया ड्रिवन है, जो कर रहे हैं वही करते रहेंगे, वो चेंज करना उनके लिए ज़रा मुश्किल होता है। उसका आसान तरीका है वो ये है कि आप उनको, आपके फैमिली में कोई ना कोई ऐसे होंगे कि जिनके डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन हो गई होगी, डायलिसिस हो रहा हो या कुछ आगे पीछे, कहें कि भाई फुप्पो के पास या ताया के पास या उनके पास जाना है ज़रा मिलने के लिए, और उनको पहले से ज़रा कान में सुझा दें कि जब आप आएंगे ना तो उनको आप ये बात करिएगा कि यार मैं ये समझता था कि ये तो कुछ नहीं मसला है, चूँकि मुझे ना कोई दर्द होता था, ना मुझे कोई बुखार होता था, ना मुझे कोई और मसला था, तो मैं तो समझता था कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन पता लगा कि जी ये तो मेरा जो क्रिएटिनिन में पहुँच गया है 4, 5, 6 और मैं CKD में यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में जा रहा हूँ। तो ये अब वहाँ से जो ना वो कहेंगे कुछ भी नहीं आपको, आगे खामोश हो जाएंगे। आगे आप जब घर बैठेंगे, अम्मा क्या हो गया आपको, तो बोलेंगे बेटा कुछ भी नहीं, तो बोलेंगे मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, मैं आपका बेटा हूँ, मुझे पता है क्या सोच रहे हैं। देन पोर इन, फिर आप डालिए, उनको ये समझाइए कि देखिए मैं चाहता हूँ कि आपका साया मेरे सर पे देर तक कायम रहे, तो प्लीज़ आई बेग यू कि आप ही, यानी ये चीज़ें। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है, देखिए हमारे दीन ने भी ये सिखाया है कि आप जान की हिफाजत जो है ना मकासद शरिया का पहला मकसद है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, ये अमानत है, आपको जो अल्लाह ने इतनी अच्छी बॉडी दी हुई है उसको टेक केयर करना आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आप सफ़र करेंगे। तो ये चीज़ें जो ना वो जैसे जैसे मौका उसके हिसाब से समझाएं, लेकिन अगर हम उनको चिढ़ाएंगे ना, आपने तो बात ही नहीं सुननी है कोई किसी की, तो वो जाहिर है वो और चिढ़ जाएंगी, और फिर वो डॉक्टर साहब वही बात है ना कि जिद पे आ जाएंगे। और जब पेरेंट्स इस एज में आ जाते हैं ना, तो वो थोड़ा सा वो हम कहते हैं कि बच्चों वाली उनके अंदर चीज़ें आ जाती है। बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे, और यकीनन ये एक बहुत चीज़ है। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी सिम्टम फील हो रहा है, गो टेस्ट करवाएं, अपने आप को सेटिस्फाई करें कि आप इस चीज़ के मरज़ में मुब्तला नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अच्छी खबर ये कि पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरा T20 9 रन से जीतकर सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली। उम्मीद है कि महक आपने टीवी में मैच देखा, क्योंकि हम बहुत सारे लोग यहाँ पे स्टेडियम में जाके मैच देख रहे थे और क्या ही मजा आया, बड़ा जबरदस्त पाकिस्तान ने बेहतरीन। लेकिन जहाँ बहुत सारे लोगों की बात करें ना कि स्टेडियम में जाके उन्होंने मैच देखा, तो फैसल स्टेडियम कल खाली भी बहुत ज्यादा था, जिसपे बहुत ज्यादा शिकवा भी हुआ। एक बात मैं आपको और बताऊं, एक बात और ये भी, आपका जो एक और शिकवा था ना बाबर से, वो भी कल जो है वो दोहरा शिकवा हो गया, क्योंकि कल भी बाबर ने रन्स नहीं बनाए, तो आप यकीनन नाराज तो होंगी उनसे। मैं बिल्कुल बाबर से नाराज हूँ, लेकिन क्या करेंगे, जो शख्स आपको बहुत प्यारा हो या बहुत प्यारा लगता हो या बहुत अजीज हो, उससे आप ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकते। कोई बात नहीं, आज नहीं चले, कल नहीं चले, आने वाले वक्तों में चल जाएंगे। लेकिन जिस चीज की तरफ फैसल मैं इशारा कर रही हूँ, आप बिल्कुल उससे एग्री करेंगे कि कल हमने देखा कि स्टेडियम जैसे खाली था, और हमने देखा कि जिस तरह से शिकवा भी किया जा रहा था, इस पे भी हम बात करेंगे। तो तारीफ करनी पड़ेगी पाकिस्तान की कि हर सिचुएशन में पाकिस्तान जो है वो जीत दर्ज कर रहा है। पहले मैच में बहुत ज़बरदस्त टोटल बनाया 200, दूसरे मैच में 172 जो है वो बना पाई, लेकिन उसमें देखना ये कि हमारी बैटिंग में डेप्थ जो है वो अब आती जा रही है, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। इसके अलावा अच्छी बात एक और ये है कि जो पाकिस्तानी बॉलिंग से साल से एक्सपेक्ट किया जाता था, अब वो एक्सपेक्टेशन पूरी होती जा रही है। बीच में लल पीरियड आया था जिसमें हम जो दूसरी टीम की जो टेल एंडर्स होते थे उनको फिनिश ऑफ नहीं कर पाते थे, लेकिन नाउ अगर शाहीन नहीं चल रहे तो वसीम आ रहे हैं, वसीम नहीं चल रहे तो हसन अली आ रहे हैं, हसन अली चल रहे तो हारिस रऊफ आ रहे हैं। हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ बड़ी ज़बरदस्त हो गई। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि महक, जैसे कि पहले ODI में हमने देखा कि लोग जो थे दे आर नॉट टर्निंग इन टू वॉच द मैच। हालांकि कल जो थे लोग आए हैं, ऐसी बात नहीं, 10-12 हज़ार तमाशाई आए हैं। जो साबिक कप्तान है वसीम अकरम, उन्होंने भी अफसोस का इजहार किया था। उन्होंने ये कहा था कि वर्ल्ड कप में जो शानदार परफॉर्मेंस रही, उसके बावजूद अगर लोग देखने नहीं आ रहे टीम को, तो ये एक सवालिया निशान है। और शाहिद आफरीदी ने भी जो है वो बड़ा इस पे सूरत हाल को मायूस करा दिया। वैसे अच्छा चले महक, जरा हम भी अपना एक मैच कर लेते हैं। वो एक होता है ना, हमेशा से चलता आ रहा है कि जी कराची लाहौर में क्यों रख दिया, कराची में क्यों रख दिया मैच। तो अगर यही मैच लाहौर में होते तो लाहौरी आते इतने सारे मैच देखने। अच्छा फैसल, मुझे लगता है इसके पीछे मेन रीज़न ये है क्योंकि एक तो थोड़ा सा
मैनेज करने का इशू था, बिकॉज वहाँ पे आपका आईडी कार्ड चेक हो रहा था, 500 लोगों की लाइन और सिर्फ एक बंदा वो चेक कर रहा है कार्ड, तो जाहिर है कि लोग फेड अप हो जाते हैं, इतनी लंबी लंबी कतार लगी होती है। और फिर आपको पता है, जैसे कल हमारे रिपोर्टर हुजैफा भी बता रहे थे कि मैचेस जो हैं वो वर्किंग डेज में है, सो ये एक इशू हो सकता है। सेकेंड ये कि वैक्सीनेशन कार्ड जो सर्टिफिकेट है आपका, वैक्सीनेशन आपने करवाई है या नहीं, वो भी चेक किया जा रहा है। तो आपको पता है कि ज़रा हमारी आवाम कैसे कि जुगाड़ लगाने में ना थोड़ी सी आगे है। तो अगर ये चीज़ लाहौर में होती, ये मैच लाहौर में होता और थोड़ा सा अगर इसको बेहतर तरीके से मैनेज किया जाता, तो ये फ़र्क नहीं पड़ता कि लाहौर है, ये कराची है, आवाम निकलते, यकीनन अप्रिशिएट करते। होम ग्राउंड में ऐसी तफरी होना ज़रूरी भी है। और हम जैसे कहते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट की पाकिस्तान में वापसी, तो आई थिंक कि लाहौर, फिर लाहौर वाले हों या कराची वाले, वो बाहर ज़रूर निकलते और मैच देखते। बट अगेन वही बात कि एक तो मैनेज नहीं किया गया, सेकंड ये कि शायद लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई, तो वैक्सीनेशन की वजह से ये भाग भी रहे हैं। चले इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी साहब मौजूद है। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया। बताइएगा, सूरत हाल मायूसकुन आपको नज़र आती है जब हमारी टीम इतना अच्छा वर्ल्ड कप में परफॉर्म भी करती है, हमारा आप इकट्ठे बैठ के खुश भी हो रहे थे इतना ज़्यादा, लेकिन उसके बावजूद लोग नहीं निकल पा रहे देखने के लिए, क्या वजह समझते हैं? देखिए जी, एक तो माशाल्लाह से परफॉर्मेंस ओवरऑल बड़ी ज़बरदस्त चल रही है वर्ल्ड कप से लेकर अभी तक, काफ़ी कंसिस्टेंसी है परफॉर्मेंसेस के अंदर, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस एंड देन टीम परफॉर्मेंस। देखें, मेरे ख्याल में क्रिकेट वापस आई है पाकिस्तान, इस काफ़ी कोशिशें की गई हैं कि क्रिकेट किसी तरीके से वापस पाकिस्तान आए। जो भी टीम आती है एटलीस्ट एक प्लान होना चाहिए पीसीबी का, और वो प्लान इस तरह कि क्राउड को किस तरह लेके आना है। मैं ये समझता हूँ कि ये स्कूल कॉलेजेस के बच्चों को फ्री एंट्रीज होनी चाहिए, और फ्री एंट्री के अलावा आप, मेरा नहीं ख्याल कि टिकटों के ऊपर बहुत ज़्यादा कोई पैसा बनाते हो, तो आपको फ्री कर देना चाहिए अगर आप देख रहे हो। और एक तो ऑनलाइन वाला सिस्टम, मेरे ख्याल में हर कोई बंदा ऑनलाइन जाके टिकट नहीं ले सकता, तो इन चीज़ों को ज़रा देखना चाहिए। आगे भी टीमें आएंगी, ऑस्ट्रेलिया भी आएगी, इंग्लैंड भी आएगी, लेकिन ये सारी चीज़ें जो इस वक्त नज़र आ रही हैं सामने, ये इस पर ऑब्वियसली हम सबको ये अफसोस है। अच्छा शाहिद भाई, ये मिस मैनेजमेंट, जैसे हमारी को एंकर महक भी कह रही हैं कि जो मिस मैनेजमेंट है ना, ये बड़ा मसला है। सिर्फ कराची नहीं, पूरे सिंध से लोग बेचारे देखने आ रहे हैं। कल लाड़काना से बहुत सारे लोग मैच देखने आए हुए थे, 2-2, 3-3 घंटे की लाइनों में लगे हुए हैं। जिस वक्त हम ये टिकट ले रहे हैं उस वक्त हमारा NIC भी सब कुछ स्कैन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसी वक्त हमें नहीं पता चल जाता कि जी हम वैक्सीनेटेड हैं नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, शायद भाई आपने भी नेशनल स्टेडियम में बहुत मैचेस खेले हैं और आपने दीगर पूरी दुनिया में भी खेला है। आपको लगता है जो हमारी सहूलियात हम देते हैं लोगों को, छोटी से शुरू करते हैं, खाने की सहूलियात, वॉशरूम की सहूलियात, वो स्टेट ऑफ द आर्ट छोड़ें, स्टेट ऑफ द आर्ट वो इतनी अच्छी हैं कि लोग आएँ बच्चों को, बेगमात को लेके और बोलें कि चलो अब यहाँ से खाना खाते हैं, वॉशरूम में आप चले जाओ अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है। वो सहूलत नहीं है, कब ठीक होगी है? देखें, मेरे ख्याल में अब मोबाइल के अंदर कोई जब ऐप जो है वो पुरानी हो जाती है तो आप उसको अपग्रेड करते हो या अपडेट करते हो, तो इसी तरह चीज़ें हमारी वही पुरानी चीज़ें चलती भी आ रही हैं। अभी चीज़ों को थोड़ा सा पॉलिश करना चाहिए, चीज़ें चेंज हो रही हैं और गुड चेंज हमेशा गुड रहता है, तो मैं ये समझता हूँ कि चीज़ों को चेंज करना चाहिए। बहुत सारे लोग, जिस तरह आपने खुद कहा कि सिंध से आए हुए थे, मैच देखने के लिए आए हुए थे, ये जो इश्यूज आए हुए मिस मैनेजमेंट के, मेरे ख्याल में इसको फौरन एड्रेस कर लेना चाहिए। कोई इतनी बड़ी चीज़ें नहीं है, लेकिन ये है कि वही वाली बात है कि चाहत होती है तो काम होता है। तो मैनेजमेंट ने देखा है सारा कुछ, और मेरे ख्याल में ये काफ़ी मैसेज किया है। कल वसीम भाई ने भी इस हवाले से बात की है, मैंने भी इस हवाले से ट्विटर पे बात की, एक मैसेज किया है। तो मेरे ख्याल में इनको आगे के लिए इम्प्रूवमेंट कर लेनी चाहिए। इस तरह की जो इश्यूज हैं ये बहुत ही मामूली से हैं, लेकिन मामूली चीज़ को क्यों आप ऊपर आने देते हो? एक मुल्क की चीज़ होती है और मुल्क की चीज़ अब बाहर जाती है तो दुनिया में जाता है मैसेज, तो वो गलत जाता है। बिल्कुल। और शायद हमने देखा भी कि हमने एक लंबे अरसे तक इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी का बड़ा इंतजार भी किया, तो आई थिंक ये जो मिस मैनेजमेंट कई जो चीज़ें ना, इसको अब ठीक होना चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर आप क्या कहेंगे, उस पर आपके क्या कमेंट्स होंगे? बांग्लादेश के बाद अब वेस्ट इंडीज़ को भी हरा दिया। आउटस्टैंडिंग जी, आउटस्टैंडिंग। वर्ल्ड कप से पहले भी अगर आप देखें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, जबरदस्त परफॉर्मेंस चल रही है, एज ए यूनिट टीम नजर आ रही है, हर लड़का परफॉर्म करना चाह रहा है, और मेरे ख्याल में ये इन सब बच्चों के पास, सारे लड़कों के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इवन की सिलेक्शन कमेटी के पास उनको ये करना चाहिए कि न आगे अगले साल वर्ल्ड कप आ रहा है, तो एक अच्छा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन, एक अच्छा फास्ट बॉलर ढूंढ रहे हैं साथ में, एक अच्छा ऑलराउंडर जो बीच में होना चाहिए।
जिसे मैं कभी महसूस करता हूँ। तो ये अगर एक कॉम्बिनेशन हमें 2-3 जगहों के प्लेयर्स मिल गए तो आप यकीन करें कि अगर वर्ल्ड कप चाहे ऑस्ट्रेलिया में चाहे कहीं पे भी हो, हमारा इतना ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन हो जाएगा कि हमारे अंदर लड़कों में इतनी सलाहियत है कि वर्ल्ड कप जीत के ला सकती है पाकिस्तान। शायद भाई, वर्ल्ड कप के दौरान शोज़ में हम अक्सर यही बात करते रहे कि हम वो वसीम अकरम, वकार यूनुस, शुएब अख्तर एरा से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। हम इतना बड़ा माशाल्लाह लेजेंड्स हैं ये। फिर बीच में एक ऐसा पीरियड आया कि जहाँ पे हमारी बॉलिंग जो है पेस से हटके वो हमारे जो यंग बच्चे थे वो स्पिन को बहुत ज़्यादा फॉलो करने लगे क्योंकि पेसर्स इतने नहीं आ रहे थे। लेकिन जिस तरीके से अब नया टैलेंट आ रहा है, ख़ास तौर पे शाहिन शाह की तो ऑलरेडी हम माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त बात कर चुके। कल डेप्थ में भी आके उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। अगर कहीं शाहिन शाह नहीं चल रहे तो हारिस रऊफ, हसन अली आके, और अगर वो भी नहीं है तो अब वसीम ने एक बड़ा ज़बरदस्त आके, खास तौर पे जो उन्होंने यॉर्क पे बोल्ड मारे और एलबी किया। मैं चाहूँगा कि कुछ आप वसीम के हवाले से भी हमें बताएं। वसीम को मैं इस बच्चे को मैंने PSL के 1-2 मैचों में देखा था और फिर KPL के अंदर इसको मैंने देखा। बहुत ज़बरदस्त, ये बैटिंग बहुत अच्छी करता है, हिटिंग बहुत अच्छी हिटिंग करता है, बड़े ज़बरदस्त तगड़े छक्के मारता है। ये अच्छी बात है कि बॉलिंग के साथ साथ वो ऐसा है कि नीचे से आके 2-3 छक्के भी अगर टीम के लिए मार देता है तो ज़बरदस्त है। देखिए टैलेंट है, टैलेंट मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि हम टैलेंट को ज़ाया बहुत ज़्यादा करते हैं तो सही, लेकिन ज़ाया कर देते हैं। अभी जैसे वसीम की आपने बात की है, पीछे दानी भी बैठा हुआ है, ठीक है ना, वो भी माशाल्लाह उसको भी चांस मिलेगा तो वो भी इतना तगड़ा है कि वो आके अपनी जगह बना सकता है टीम के अंदर। तो हमारे पास पीछे टैलेंट है, लेकिन जब इंस्टीट्यूट होते हैं के अकेडमीज वगैरह ये जितनी होंगी, अब लड़काना का बच्चा कराची आके क्यों प्रैक्टिस करता है, क्यों नेट करता है? मेरा मतलब है कि लड़काना इतना बड़ा शहर है या और जितने भी शहर हैं उनके अंदर अपनी अपनी क्रिकेट अकेडमीज होनी चाहिए जो कि PCB रन करें। बल्कि ये जो PSL होता है, जितनी टीमें, जितनी फ्रेंचाइजीज हैं, इन सबके ग्राउंड्स होने चाहिए, इन सबके क्रिकेट अकेडमीज होनी चाहिए, प्रॉपर क्रिकेट अकेडमीज होनी चाहिए। हर चीज़ तो PCB पे भी नहीं छोड़ देना चाहिए। तो ये बड़ी जिम्मेदारी ये है कि PSL की जो फ्रेंचाइज है, गवर्नमेंट मिलके जिस शहर की है इनको ग्राउंड दिया जाए, उसके ऊपर ही अपना प्रॉपर ज़बरदस्त, जैसे लाहौर कलंदर ने क्रिकेट अकेडमी बनाई हुई है, बहुत ज़बरदस्त अकेडमी बनाई है, तो इस तरह की हर फ्रेंचाइज को अकेडमीज बनानी चाहिए। बहुत शुक्रिया। शाहिद खान अफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे कि किस तरह हमें अब चीज़ों को आगे लेके बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान के पास टैलेंट बड़ा अच्छा आ रहा है, पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आ चुकी है, लेकिन द थिंग इज़ कि अब हमें उसी हिसाब से तैयारी करनी चाहिए और अपने स्टेडियम्स को उसी तरीके से अपग्रेड करना चाहिए। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। खुशगुफ्तार होना रब की बड़ी नेमत है। ऐसा इंसान जब जब लब हिलाता है गोया मोती बिखेरता है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ख्वाजा सरा से करा रहे हैं जो खूबसूरत लहजे के मालिक हैं। उन्होंने अपना दुख इस सलीक़े से बयान किया है कि नासिर का ये शेर बेसाख्ता जहन में आ जाता है, ऐसा मकतब भी कोई शहर में खोले नासिर, आदमी को जहां इंसान बनाया जाए। हमारे साथ बबली मलिक मौजूद हैं। बबली, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए हमसे, क्योंकि बहुत आपकी जो एक वीडियो थी बहुत ज़्यादा वायरल हुई, और वो इसलिए वायरल हुई क्योंकि एक दूसरी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई और उसमें सबसे जो दर्द का पहलू, दुख का पहलू ये था कि वो माशरे के किसी अनपढ़ जाहिल तबके की तरफ से इस तरह की चीज़ नहीं आई थी, बल्कि माशरे के उन पढ़े लिखे तबके की तरफ से आई थी जिनसे हम समझते हैं कि वो इस इशू पे लोगों को एजुकेट करेंगे। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जब आपने वो तमाम तर चीज़ें सुनी, क्या आपने महसूस किया? यकीनन आप अपने तई ये चीज़ बता भी चुकी हैं, मैं चाहूँगा कि हमारे प्लेटफॉर्म पे भी आज आप खुल के गुफ्तगू कीजिए। जी बहुत शुक्रिया। देखें, कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे यहाँ पे मीडिया का किरदार बहुत पॉजिटिव है और मैं तो समझती हूँ कि आजकल के दौर में मीडिया की थ्रू ही अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई जाती हैं कि जहाँ पे ह्यूमन राइट्स की बात की जाती है, जहाँ पे अवेयरनेस की जाती है। ऐसे में मायूस कुन लहजे, मायूस कुन बातें जिनसी हैं वो कम्युनिटी को बहुत हर्ट करती हैं कि लोग बजाय इसके कि एक पॉजिटिव साइड दिखाएं, जैसे कि पाकिस्तान ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बात करें, राइट्स के बारे में बात करें और ये चीज़ लोगों को समझाएं कि देखें, आप किसी इंसान का मजाक उड़ा के उसको सिर्फ अपनी रेटिंग और चीज़ों के लिए इस्तेमाल मत करें, बल्कि एक अच्छी चीज़ इस्तेमाल करें, एक अच्छी तरीके से एक पोर्ट्रे करें, कम्युनिटी को सामने लाएँ। तो हर्ट हुई बहुत ज़्यादा कि ये देख के कि उन लोगों से जिनसे हमें ये तवक्को है कि वो सेंसिटाइज़ करेंगे कम्युनिटी को, सेंसिटाइज़ करेंगे सोसाइटी को अबाउट ट्रांसजेंडर राइट्स, वही बैठ के जस्ट अपनी इंजॉयमेंट के लिए एक पूरा
एक पूरी नेशन, एक पूरी कौम को जो एक ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि आप एक कम्युनिटी को सवाए तंज़ो मज़ाक की कोई चीज़ समझ ही नहीं पा रहे। आपको ये लगता ही नहीं है कि वो जो सा है रिस्पेक्टेबल तरीके से ज़िंदगी गुजार सकती है या उनको आप इज़्ज़त से बुलाएं। बहरहाल इसमें मैं कहती हूँ कि दुख से ज़्यादा अफसोस और अफसोस से ज़्यादा हंसी का मुकाम है कि अगर आप इतने तालीम याफ्ता होकर भी इंसानियत के पहलू को समझ नहीं पाते, तो मैं तो इसे मतलब यही कहूँगी कि शायद ये मेरी कम ज़रफ़ी है कि मैं आप इस आला ज़रफ़ी को नहीं समझ पाई आपकी। बिल्कुल, आप बिल्कुल जो बात करें ना बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन एक चीज़ इसमें आ जाता है ब्रॉटअप, कि घर का जो ब्रॉटअप है और जो ग्रूमिंग है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मुझे ये लगता है बबली कि शायद हम शुरू से ही अपने बच्चों को, अपने छोटों को ये सिखा ही नहीं पाते कि वो चाहे कोई भी है उसका आपने एहतराम कैसे करना है, उससे आपने गुफ्तगू कैसे करनी है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में स्टिल एक चीज़ चलती आ रही है कि हाँ, हम जब ट्रांसजेंडर के बारे में बात करते हैं अपने घर में, तो हमारे घर का माहौल जो है वो उस चीज़ की हमें इजाज़त नहीं देता कि हम जो है वो इस तरीके से बात करें कि अच्छा ये सोसाइटी का वो हिस्सा है जिसका हक है, ये खुदा की वो मखलूक है जिसको हक देना अब लाजिम है। तो आपकी नज़र में भी क्या ऐसी है कि जो एक बच्चा है, जैसे हम कहते हैं कि बच्चे की एजुकेशन पहले घर से शुरू होती है, तो ये माँ बाप और फिर माँ बाप के भी माँ बाप अगर ये सिखाना शुरू कर दें तो बड़ा बेहतरीन बदलाव आए हमारी सोसाइटी में। देखिए, घर में जब आप बच्चे की बेस बना रहे होते हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है कि आप उस वक्त बच्चे को सिखा रहे होते हैं कि उसने इंसानियत के किन रिश्तों को, किन पहलुओं को किस अंदाज से देखना है। और अगर उसी दौरान बच्चे की बेस के दौरान हम उसे ट्रांसजेंडर्स के बारे में भी अवेयर करें और उसे ये बताएं कि ये भी हमारी सोसाइटी का हिस्सा हैं और इनकी भी इज़्ज़त करनी चाहिए, तो यकीनन वो करेगा। लेकिन मैं यहाँ पे इस चीज़ पे हैरान हूँ कि हम बच्चों पे गिला करते हैं, हम बच्चों की बेस बनाने पे ज़रूर क्रिटिसाइज़ करते हैं कि फैमिली सिखाती नहीं है या पेरेंट्स का ज़िम्मा है। लेकिन ऐसे लोगों का क्या करें जो अब ख़ुद पेरेंट्स की जगह पे हैं। अब तो उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो ट्रांस मूवमेंट, ट्रांस राइट्स पे बात करें और उस चीज़ को दिखा सकें। अब तो पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा ब्राइट एग्जांपल्स हैं, जैसे आयशा मुग़ल हैं जिन्होंने सीडा रिपोर्ट में पेश की यूनाइटेड नेशन में, जैसे अलीशा हैं जो अब मुल्तान में एक ट्रांसजेंडर स्कूल चला रही हैं, शानी हैं वो ट्रांसजेंडर स्कूल में पढ़ा रही हैं, कामी सिड हैं बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की नामवर मॉडल बन चुकी हैं, रिमल अली हैं। ऐसे बहुत से नाम हैं हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अंदर जो अब अपना एक मुकाम रखते हैं, एक जगह रखते हैं। तो जब आप किसी एक के ऊपर बात करते हैं या तो वो किसी एक पे हिंट नहीं करते आप, या किसी एक की बुलिंग नहीं करते, आप बेसिकली उस पूरी कम्युनिटी को टॉर्चर करते हैं। और सबसे बुरी चीज़ जो है वो जहनी टॉर्चर ही है। तो बेस जब बच्चों की बनाएं तो उनको ज़रूर सिखाइए कि इंसानियत जो है वो मर्द और औरत पे कंप्लीट नहीं होती, हक़ूक़ुल इबाद में तमाम इंसानियत आ जाती है। और जब तमाम इंसानियत की बात होती है तो उसके अंदर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी आती है। मैं आपसे एक बार फिर बबली ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर कहीं से ये बात उठी है, किसी ने इसको अज़राए मजाक लिया है, बल्कि मजाक तो फिर अच्छा होता है ना, मजाक तो करना चाहिए एक दूसरे से, मजाक तो मुआशरे की सेहतमंदी की अलामत होती है। लेकिन अगर किसी पे भपती कसें और किसी को इस तरह तनकीद का निशाना बनाए कि अपने आप को बड़ा और दूसरे को छोटा करके पेश किया जाए, ये बड़ी ख़राब बात है। मैं चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने उस तनकीद का, उस मजाक का बड़े प्यार से, बड़े तहम्मुल से और बड़े ही शीनी लबों से उसका जवाब दिया है, मैं चाहूँगा कि एक बार फिर वही चीज़, क्योंकि हम उसको बार बार सुन रहे हैं और हम उसको बार बार उससे सीख रहे हैं, मैं चाहूँगा एक बार फिर उन तमाम लोगों को जो इस तरीके से माशरे के इस हिस्से को दूसरे हिस्सों से सेग्रीगेट करके, अलग करके देखते हैं और अलग थलग कर देते हैं इतना कि वो उनकी तरफ जाना गवारा नहीं करते, मैं चाहूँगा एक बार फिर उनको अपने खूबसूरत अंदाज से मैसेज दीजिए, पैगाम दीजिए। मेरी सिर्फ आपके प्लेटफॉर्म से इतनी गुजारिश है उन तमाम लोगों को जिन्हें सिर्फ मेरा वजूद एक तंज़ो मज़ा का बाइस लगता है, कभी अपने खाली टाइम में जब आप बिल्कुल फ्री हों और ख़ामोशी और तन्हाई में सोच के देखिए कि क्या आपकी ज़ात मुकम्मल है, क्या आप मुकम्मल हैं। मुकम्मल तो सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। आप मेरे वजूद को लेके, मेरे को लेके तंज़ और मज़ाक का बाइस बनाते हैं, फिर आपका वो टैलेंट, आपका वो एक्सपीरियंस कहाँ है
जो मेरे वजूद के ऊपर हंसे बगैर आप लोगों को इंटरटेन ही नहीं कर सकते। तो इसको सोचिए, अगर मैं किसी प्लेटफॉर्म पे बैठ के आपकी ज़ात को डिस्कस करूं, आपके लब व लहजे को डिस्कस करूं, तो आपको कैसा महसूस हो। लेकिन शायद मैं अपनी कमअक्ली में इस लेवल तक नहीं आ सकती कि मैं आपके लब व लहजे को तंज का बाइस बनाऊं। बहुत शुक्रिया बबली मलिक, हमारे साथ आप मौजूद थी। और जैसे कि एक मशहूर नज़्म के वो चंद अशार हैं, मैं चाहूँगा कि हम अपनी गुफ्तगू का अख्ताम इसी से करें कि उठेगा अनल हक़ का नारा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, और राज करेगी खल्क़े खुदा। सबको खल्क़े खुदा समझे, राज करेगी खल्क़े खुदा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, हम देखेंगे। वेलकम बैक। अब कराची वाले कर लें तैयारी, क्योंकि आ रही हैं सर्दियाँ। महकमा मौसमियात ने 16 से 19 दिसंबर तक शदीद सर्दी की लहर की पेश गोई कर दी है। यानी कि जिन्होंने अभी जैकेट ख़रीद के वापस अंदर रख दी थी, और जो रात में ये कह के मूँगफली नहीं खा रहे थे कि यार मतलब क्या ही खा लूँ मैं, सुबह फिर गर्मी हो जानी है, और दोपहर में तो ख़ास तौर पे लगता ही नहीं है कि अच्छा सर्दी आएगी भी, तो उनके लिए खबर बहुत आम है कि एक बार फिर आपको बताएं, शदीद सर्दी की लहर की पेश गोई कर दी गई है। 18 3 दिन जो हैं उसमें ये है कि 8 से 10 डिग्री के दरमियान टेम्परेचर रात का आ सकता है। तो दिसंबर के आखिरी हफ्ते में फिर शुमाली इलाकों में, बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों और केपी, कश्मीर, जीबी वगैरह में बारिश और बर्फबारी होगी पहाड़ों पर। तो उसके बाद जनवरी के स्टार्ट होते ही, या दिसंबर के बिल्कुल आखिरी दिनों में या जनवरी के स्टार्ट होते ही फिर दोबारा से सर्दी बढ़ जाएगी कराची में। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुल्क भर में भी मौसम ने क्या ही करवट बदली है। और महक असलम साहिबा, लाहौर की तो आप बात कर ही रही हैं, लेकिन क्यों ना हम ज़रा नॉर्दर्न एरियाज़ की बात करें। आज़ाद कश्मीर, यहाँ पे बारिश भी हो रही है, बर्फ़बारी का सिलसिला भी जारी है। और जैसे कि महक का दुख है वो सिर्फ यहाँ तक नहीं है, बल्कि पूरे मुल्क के बालाई इलाकों में ये मसला है कि शदीद धुंध जो है ना, उसका सिलसिला जारी व सारी रहता है महक। और फैसल, जब हम बात करते हैं ना नॉर्दर्न एरियाज़ की, तो इतना खूबसूरत मंजर और सफ़ेदी, हर तरफ सफ़ेदी, और दिल करता है ना कि यहाँ का विज़िट करें, जाएं, सैर करें हम, लेकिन अभी नहीं जा सकते। मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपका बहुत दिल करता है यहाँ पर जाने को। और आप देखिए मनासिर कि हल्की सी बर्फ़बारी होती है और मंजर फ़ौरन से बदल जाता है। और अभी जो है बर्फ़बारी का सिलसिला थम चुका है, लेकिन चूँकि इत्तलात यही थी कि वक्फे से ये बर्फ़बारी का सिलसिला जारी रहेगा। और इसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि इस्लामाबाद वाली साइड, और इस्लामाबाद में ठंड होने की वजह से पंजाब वाली साइड पे अब ज़्यादा ठंड होना शुरू हो गई है। बट अगेन पंजाब में बारिश नहीं हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर खुश्क सर्दी का राज है। लेकिन कल मैं खबरें सुन रही थी, देख रही थी कि एक बारिश बरसाने वाला सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल हुआ है, लेकिन ये बारिश नॉर्दर्न एरियाज़ में ही होगी, यानी पंजाब में या ये हम कहें कि कराची में बारिश होगी, ऐसा नहीं होगा। तो ये जब मुझे लगता है बारिश हो जाती है, वैसे अगर आपने ये पर्सनल एक्सपीरियंस किया तो आप मुझे बताएगा कि जब बारिश हो जाती है तब ज़्यादा ठंड बढ़ती है, यानी बारिश होने से ज़्यादा ठंड हो जाती है, ये कम होती है? जब आप ये मनाजिर देख के यहाँ ना जा पाएँ तो ज़्यादा ठंड लगती है, बुनियादी तौर पे होता ये है। लेकिन आपने एक बार फिर मुझे चैलेंज दिया है ना कि जा नहीं सकते, वो 2 दिन रुक जाएं, मैं आपको बताता हूँ, अभी आपको पता चल जाएगा। आप चले जाएंगे। लेकिन ज़रा वापस हम आते हैं। अब मौसम की तो हमने बात कर ली, अब ज़रा फिर लाहौर का रुख करते हैं। यहाँ पर सड़कों पर गाड़ियाँ और चलती हैं, लेकिन अब हुआ है क्या? अब हुआ है ये कि किताबों को भी पहिए लग गए हैं। दानियाल उमर की रिपोर्ट में देखते हैं कि ये मामला क्या है। जदीद में पढ़ने का तरीका बदला तो पढ़ने के अंदाज भी बदले। किताबें भी 4 दीवारी से बाहर निकलकर सड़कों पे घूमने लगी हैं। वो कैसे, आइए जानते हैं। किताब पढ़नी है मगर लाइब्रेरी जाने के लिए सफर मुश्किल है, तो फिक्र मत करें, क्योंकि लाइब्रेरी अब खुद आपके पास पहुंचेगी। निजी इदारे ने रिक्शों में बनी मोबाइल लाइब्रेरी मुतारिफ करवा दी है, जो शहर के 25 इलाकों में पहुंचकर सुबह से शाम तक डेरे जमाएंगी। मोबाइल लाइब्रेरी के साथ खातून लाइब्रेरियन भी हर वक्त मौजूद होंगी, जो किताब पढ़ने के शौकीन अफराद की मुआवनत करेंगी। बच्चों, आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है? यहाँ हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है, आप बता रहे हैं।
मोबाइल लाइब्रेरी में बच्चों के लिए कहानियों और तरबियत की कुतब का खजाना है। बिलाल, क्या हुआ? गफिया, तुमने जो केले का छिलका फेंका था, मैं इससे फिसल गई। तो बड़े भी अफसाना, तारीखी कुतब और आप बीती पढ़ने के लिए मोबाइल लाइब्रेरी पर रुक जाते हैं। हम घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे आके यहाँ से बुक्स ले सकते हैं। इवन के ऐसा भी होता है कि अगर कुछ बुक्स हमें चाहिए और इनके पास वो अवेलेबल नहीं है तो वो नेक्स्ट विजिट पे हमें ला के देते हैं। फिक्स्ड प्लेस पे मेरे पास लाइब्रेरी आ जाती है, मैं बुक्स अवेल कर सकती हूँ। इंतजामिया का कहना है कि शहरियों में मुताले के रुझान को फरोग देने के लिए किताब दहलीज तक पहुँचाना जरूरी था। ये एक्सपीरियंस करके हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है कि जो लोग किताबें लेके जाते हैं वो टाइमली उसको वापस करते हैं और नई किताबें इशू करवा के जाते हैं। इब्तदाई तौर पर 2 चलती फिरती लाइब्रेरीज को लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भेजा जा रहा है। इस काफिले में रवा माह के आखिर तक मजीद 3 मोबाइल लाइब्रेरीज का इजाफा भी कर दिया जाएगा। कैमरामैन जवाद याहिया के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है। ये बहुत अच्छी बात है कि वो बच्चे जो कि खुद लाइब्रेरी तक नहीं जा सकते, या वो ख़वातीन या वो मर्द हज़रात फैसल जो कि रोज़ाना की मसरूफियात के बाइस अपने आप को लाइब्रेरी तक नहीं लेके जा सकते, अब लाइब्रेरी खुद चल के उनके पास आएगी। यानी किताब पढ़ने का रुझान, किताब पढ़ाने का रुझान हमारे मुआशरे में जितना ज़्यादा होगा, हमारा मुआशरा उतना पढ़ा लिखा होगा। और अभी आई थिंक शायद डिफरेंट एरियाज़ हैं लाहौर के जिसको कवर किया गया है। होप के ये ज़्यादा जो है काम फैले, क्योंकि आपको याद होगा हमने एक हैशटैग सिंध रीडर्स की भी बात की थी। तो ये मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ औकात में जो मुख्तलिफ लोग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, स्पेशली इस चीज़ को फ़रोग देने के हवाले से कि किताबों को पढ़ना ज़रूरी है। और वो बच्चे जिनकी पहुंच से या तो किताब दूर होती है या वो नहीं पढ़ पाते, उनके लिए बड़ी आसानी है। हमें इस पे ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर अख्तर सुहेल चुगताई साहब, फाउंडर हैं ये चुगताई पब्लिक लाइब्रेरी के। सर बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। जो ये स्टेप लिया गया है बेहतरीन है। मैं ये चाहूँगी कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली, और आपके जहन में ये आइडिया कैसे आया कि जगह जगह पर ये चीज़ होनी चाहिए और आवाम पढ़े, क्योंकि शायद हो सकता है कि आवाम इतनी मसरूफ़ हो गई है कि अब लाइब्रेरी तक जा नहीं सकती। आवाम तो मसरूफ़ नहीं हुई है। लाइब्रेरी तो हमारे कल्चर का हिस्सा है। तालीम जो है वो तो हमारी सदियों से हमारे कल्चर का हिस्सा है। लेकिन कुछ हालात ऐसे हो गए पिछले बहुत दहाइयों से कि पढ़ने का रुझान ऐसे लगा जैसे कि लोगों का पढ़ने का रुझान जो है वो कम हो गया है, किताबें पढ़ने का। लेकिन इसके साथ ये था कि जो लाइब्रेरीज़ होती थी जिसमें लोग बड़ी आसानी से पहुंच सकते थे और किताबें अवेलेबल होती थी, उनको उनसे फ़ायदा उठा सकते थे, वो कम हो गई। जो लाइब्रेरीज़ थी भी सिक्योरिटी रीज़न से या कोई और वजूहात से वहाँ पे आम लोगों का जाना जो था ज़रा दुश्वार हो गया। तो हमने ये पब्लिक लाइब्रेरीज़ जो हैं, ये मैंने तकरीबन 6-7 साल पहले इनका आगाज़ किया था, जो कि टू स्टार्ट विद लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में लाइब्रेरीज़ बना दी थी, जो कि बहुत आसानी से कोई भी शख्स वहाँ पे आ सकता है। हर तरह की किताबें वहाँ पे अवेलेबल थी। तो इस तरह के जो कुछ पब्लिक लाइब्रेरीज जो बनाई लाहौर के मुख्तलिफ हिस्सों में। लेकिन इसके साथ ही मैंने ये सोचा कि बहुत मुश्किल है कि अंदरून शहर में या ऐसी जगह जो कि बहुत जहाँ पे पहुँचना मुश्किल होता है, वहाँ के बच्चों के लिए या बड़ों के लिए आसानी पैदा की जाए कि किताबें जो हैं वो उनके पास लेके जाई जाएँ। जो ये सोच है कि शायद लोगों का किताबों में पढ़ने का रुझान कम हो गया है या लोग जो है किताबें पढ़ना नहीं चाहते, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। क्योंकि जब हमने पब्लिक लाइब्रेरी शुरू की तो सुबह को वहाँ पे लाइनें लग जाती हैं बच्चों की कि हम जल्द अज जल्द लाइब्रेरी के अंदर पहुँच सकें ताकि हमें जगह मिल जाए, क्योंकि महदूद वहाँ पे अवेलेबल होती हैं सीट्स। तो वो सुबह से आके तो रात को देर तक वहाँ पे बैठ के पढ़ते रहते थे। तो ये कहना कि बच्चों को शौक़ नहीं है किताबें पढ़ने का, ये दुरुस्त नहीं है। तो जब हमने ये मोबाइल लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट ये हमारे जहन में आया तो हमने अखुवत के साथ मिलके इसको डिस्कस किया कि अगर हम लाइब्रेरीज़ जो हैं रिक्शास को ट्रांसफॉर्म लाइब्रेरीज़ में और इसको शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में लेके जाएं, तो लोगों के लिए या बच्चों के लिए बहुत आसानी होगी कि जहाँ पे लाइब्रेरी पहुँची है वहाँ के बच्चे जो हैं वो आएँ, वहाँ पे किताबें लें
चाहे तो वहाँ बैठ के पढ़ें, चाहे तो बुक्स इशू करवा लें। तो हमने देखा ये तजुर्बा बहुत कामयाब जा रहा है। अभी हमने कुछ इस तरह की मोबाइल लाइब्रेरीज़ बनाई हैं और क्योंकि ये बड़ी इसके पजीराई हुई है, जहाँ पे भी ये जाते हैं बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं या उनकी फैमिलीज़ आ जाती हैं और किताबें इशू करवाते हैं, घर लेके जाते हैं एक हफ़्ते के लिए, फिर वापस करके कोई और किताब जो है वो ले लेते हैं, या उस रिक्शे की लाइब्रेरी जो है उसके इर्द गिर्द छोटी मोटी कुर्सियाँ बेंच वगैरह रख के तो वहाँ पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों को शौक़ है, तो उसको मज़ीद बढ़ाने के लिए मैंने ये सोचा कि हम ये सर्विस शुरू करते हैं। अखुवत के साथ मिलके हमने ये आगाज़ कर दिया है। अभी तो हमने चंद ही इस तरह की लाइब्रेरीज़ बनाई हैं, लेकिन हमारा इरादा है कि इसका नंबर बढ़ाएं। इसको पहले लाहौर के तकरीबन तमाम इलाके जो हैं उनको कवर करें और फिर इसको मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी लेके जाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और वो ये कि विद द पैसेज ऑफ टाइम अब जो हमारी वो पॉपुलेशन जिसके पास मोबाइल है, इंटरनेट है और जो बुक रीडर भी थी, अब उसका इंटरेस्ट जो 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 कहते हैं ना ये सफ़हात वाली किताबें हैं, उनसे हट के दे आर नाउ ऑन टू द मोबाइल फ़ोन्स। ठीक है, ये चले ठीक है, वो अपनी रीडिंग की हैबिट को कंटिन्यू कर रहे हैं, बट वही वाली बात है ना कि जिसको किताब के वर्क की खुशबू का नशा हो वो छोड़ता नहीं है। अब ये इस चैलेंज को आप कैसे पूरा करेंगे कि वो लोग के जिनको आदत पड़ चुकी है कि जी वो मोबाइल से ही अब सारी चीज़ें कर लें और शॉर्ट टाइम में सारी चीज़ें कर लें, उनको यहाँ पे शिफ्ट करना, इसको कैसे देखते हैं? देखिए ये इसलिए हुआ ना कि किताबें जो थी वो मुहैया होना कम हो गई। मैं जो एक कॉन्सेप्ट बनता है, एक कागज़ के ऊपर जो किताब बनी होती है, उसको पढ़ के जो बच्चे का या किसी बड़े का जो कॉन्सेप्ट बनता है उसका कोई मुतबादल नहीं है। ये बिल्कुल ठीक है कि आपके पास मोबाइल है तो उसके अंदर हर तरह की किताब आजकल आपको अवेलेबल है, लेकिन जो एक किताब की सूरत में अपने सामने रख के उसको पढ़ने से जो कॉन्सेप्ट बनता है, ख़ास तौर पे बच्चों का, बहुत कम उम्र के बच्चों का, उसका कोई मुकाबला नहीं है। और हमने ये तजर्बा करके देखा है कि अगरचे हमारी जो पब्लिक लाइब्रेरीज़ हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाहौर के मुख्तलिफ़ हिस्सों में है, वहाँ अगरचे हमारे पास कंप्यूटर की भी एक्सेस है, हमने कंप्यूटर लाइब्रेरीज़ भी बनाई हुई हैं, लेकिन जो लोग उन टेक्स्ट बुक्स को ख़ुद से बैठ के पढ़ते हैं, उनका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत बेहतर तरीके से क्लियर होता है। हमने ये देखा कि बहुत सारे बच्चे जो कि CSS का एग्ज़ाम देना चाह रहे थे, उनको जब किताबें हमने मुहैया करके दी, वो तमाम सारी किताबें तो जो हैं वो नेट पे अवेलेबल नहीं हैं। तो जब उनको हमने ये मुहैया करके दी तो आप इस बात पे हैरान होंगे कि पिछले 5-6 साल में मुझे नहीं पता कि कितने बच्चे हैं जिन्होंने किताबें एक्चुअली पढ़ के, रियल बुक्स जो पब्लिश्ड बुक्स हैं उनको पढ़ के कितने CSS के इम्तहान पास किए, कितने बच्चों ने वहाँ बैठ के इन किताबों से इस्तिफ़ादा करके अपने रिसर्च के थीसिस लिखे हैं, अपने PhD के थीसिस लिखे हैं। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बहुत सारा मटेरियल जो है इंटरनेट पे और आपके लैपटॉप पे या आपके सेल फ़ोन के ऊपर अवेलेबल है, लेकिन जो उसका इम्पैक्ट जो है एक टेक्स्ट बुक या एक किताब या एक नावल या एक हिस्ट्री बुक को पढ़ के होता है, या एक बच्चे का जिसका जहन अभी इस कदर मैच्योर नहीं हुआ कि वो नेट पे जाए या अपने सेल फ़ोन के ऊपर से सारी पढ़ाई कर सके, जो उसका कॉन्सेप्ट एक किताब को सामने रख के पढ़ने से बनता है, उसके दिमाग की नशो-नुमा उससे बहुत बेहतर होती है। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। लास्ट में जल्दी से कमेंट कीजिए। एक तो ये चीज़ कि हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ रक्शाज है, एक रक्शे पे मैक्सिमम कितनी लागत आती है, और अगर कोई भी शख्स जो कि इस वक्त हमें देख रहा है हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू, वो बुक्स डोनेट करना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि मैं भी अपना हिस्सा डालूँ कि इस रक्शे में मेरी भी किताबें मौजूद हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि अपनी पुरानी किताबें संभाल के रखते हैं। अगर कोई भी अपनी किताबें देना चाह रहा है, वो राब्ता कैसे कर सकता है, कैसे इस कार खैर का हिस्सा बन सकता है? जी, एक तो यह है कि हमने जब ये लाइब्रेरी का प्रोजेक्ट शुरू किया तो हमने लोगों से कहा कि उनके घर में कोई पुरानी किताबें हैं, और आप हैरान होंगे कि ऐसी किताबें जो 2-2, 3-3, 100 साल पुरानी थी, लोगों के घरों में पड़ी थी, वो उन्होंने हमारी लाइब्रेरी को डोनेट की हैं और उससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। कोई भी साहब जो किताब डोनेट करना चाहें, हमारी वेबसाइट है, उस पर हमारे से रब्ता करें।
हम खुद जाके उनसे किताबें या कलेक्ट कर लेंगे। यहाँ उसका एक मैकेनिज़्म है। जो आपने रिक्शे की लागत की बात की है, अभी तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने रिसोर्सेज से जहाँ तक हो सकता है अगले 2 साल के अंदर अंदर कम से कम 30-40 इस तरह के रिक्शाज जो हैं वो मोबाइल लाइब्रेरीज जो उनको बना सकूं। लेकिन अगर कोई इस काम में हमारा साथ देना चाहता है तो एक रिक्शे की और पूरी लाइब्रेरी की लागत तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए तक आती है। अगर वो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहें तो हम इस बहुत खुश दिली से इसको कबूल करेंगे, क्योंकि ये किसी की ज़ात का मामला नहीं है, ये हमारे बच्चों का, हमारी कौम का मामला है। इसमें जो शख्स भी हिस्सा डालना चाहे हम उसको खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप बहुत अच्छा आपने ये इनिशिएटिव है और उम्मीद और दुआ हम यही करते हैं कि आप इसी तरह लोगों में इल्म दोस्ती और किताब दोस्ती को परवान चढ़ाते रहें। आगे बढ़ते हैं जी। ड्रोन का जब भी जहन में नाम आता है तो इससे जुड़े स्टिग्मास होते हैं, वो जहन में आ जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ तबाहकारी के लिए इस्तेमाल नहीं होता, तामीर तरक्की के लिए भी पूरी दुनिया में ड्रोन को इस्तेमाल किया जा रहा है, फ्रॉम डिलीवरिंग फूड टू डिलीवरिंग दी सीड्स। लेकिन पाकिस्तान में काश्तकारी के शोबे में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ड्रोन जैसे जदीद आलात का इस्तेमाल ना होने के बराबर है। यही वजह है कि फ़ी एकड़ लागत में कमी और पैदावार में इजाफा नहीं हो पा रहा। इस पर मोहम्मद लुकमान ने एक रिपोर्ट तैयार की है, ये देखते हैं फिर इस पर बात करते हैं। बढ़ती आबादी की खुराक की जरूरियात पूरी हो और ज़राअत को ज़र मुबादला कमाने में कैसे इस्तेमाल किया जाए। दुनिया में काश्तकारी में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। चीन समेत मुतअद्दिद ममालिक में ड्रोन का इस्तेमाल आम हो गया है, मगर पाकिस्तान में अभी भी ज़राई मजदूर कांधे पर मशीन लटकाए खेत में कीड़े मार दवा छिड़क रहा होता है। महकमा ज़राअत के हुकाम कहते हैं कि पंजाब ने ड्रोन पॉलिसी तैयार कर ली है, मगर वफाक की तरफ से अभी ताखीर है। ये एक मल्टीपर्पज़ टूल है जिसको हम बहुत ज़्यादा देर तक अपनी एग्रीकल्चर से अलहदा नहीं कर सकते, क्योंकि एग्रीकल्चर के साथ इसकी जो कंपैटिबिलिटी है वो बढ़ती जा रही है। स्मार्ट काश्तकारी के माहिरीन कहते हैं कि ड्रोन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में शायद पाकिस्तान दुनिया भर में सबसे पीछे है। हुकूमत फौरी तौर पर ड्रोन की दरामद की इजाज़त दे ताकि मामलात आगे बढ़ सके। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है तो मेरा ख्याल है हम शायद सबसे ही पीछे हैं। गवर्नमेंट आपको जो हार्डवेयर है वो मंगवाने की इजाज़त दे ताकि आप मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रायल्स कर सकें कि कौन से केमिकल्स हैं, कौन सी फार्मूलेशंस हैं, कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो ड्रोन के साथ इस्तेमाल हो सकते हैं। माहिरीन कहते हैं कि अगर ज़राअत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ जाए तो मुल्क में खुराक की बढ़ती तलब पूरी करने के साथ साथ बरामदात को भी बढ़ाया जा सकता है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और यकीनन ये एक जिद्दत है, बट जिद्दत अकेले नहीं लाई जाती, इसमें एक टीम वर्क होता है जिसमें अगर गवर्नमेंट से अपील की जा रही है तो आई थिंक ये स्टेप गवर्नमेंट को लेना चाहिए और जो वसाइल हैं उनको बताना चाहिए कि इस वसाइल में रहते हुए ये बेहतर काम किया जा सकता है। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। कुछ खेल की बात करते हैं और खेल भी वो कि जो हो ई स्पोर्ट्स, और जिक्र करेंगे पाकिस्तानी नौजवान की जीत का। फिज़िकल खेल नहीं था ये मुकाबला था दिमाग का, और इसमें हमारे जो खिलाड़ी हैं वो बड़ा ज़बरदस्त करते जा रहे हैं। फ्लोरिडा वीडियो गेम्स के आलमी प्लेटफॉर्म पर अरसलान ऐश ने पाकिस्तान का सिक्का जमा दिया है। अरसलान ने CO 2021 चैम्पियनशिप में टेकन 7 गेम के फाइनल में अमरीकी हरीफ को शिकस्त देकर पहली पोजीशन हासिल की। अरसलान का जो मुकाबला था अमेरिका के बड़े ज़बरदस्त खिलाड़ियों से था, और ई स्पोर्ट्स टॉक का कहना है कि अरसलान ने एक भी गेम हारे बगैर मैच में कामयाबी हासिल की। अरसलान ऐश इससे पहले 2019 में प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड समेत 3 आला ई स्पोर्ट्स अवार्ड्स भी जीत चुके हैं। वैसे ई गेम्स की बात अगर करें महक, तो आपने खेले वीडियो गेम्स वगैरह इस तरह के? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है फैसल, ना मेरे मोबाइल में है ना मुझे खेलना पसंद है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ मैं ये वो मोबाइल वाले नहीं है, ये ई स्पोर्ट्स जो मतलब हम कंप्यूटर पे खेलते थे या जिस तरीके से अब आप देखें कि मुझे गेम से बिल्कुल लगाव नहीं है, वो चाहे मोबाइल है या दूसरी है, मैं गेम से बहुत दूर हूँ। और हम ये अक्सर कहते हैं ना जब बच्चे छोटे होते हैं कि पता नहीं क्या हर वक्त खेलते रहते हैं, इनको क्या फ़ायदा होगा। लेकिन अरसलान एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल सेट की है, स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए जो कि हमें लगता है ओके मौजूद है। तो चले गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं।
अरसलान अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले एक बार फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। आप हमारा जो पाकिस्तान का नाम है वो ई स्पोर्ट्स की दुनिया में बहुत ज़्यादा ऊंचा करते जा रहे हैं। 2019 में भी आपने इसी तरीके से पाकिस्तान को फतह दिलवाई। मुझे बताइएगा, पहले तो अपना ये वाला जो फ्लोरिडा गेम्स थे इसकी जर्नी कैसी रही? यू बीन अनबीटन और किन किन को आपने हराया, ज़रा बताएं। जर्नी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो जर्नी मेरी थोड़ी मुश्किल थी क्योंकि पहले मैंने वीज़ा अप्लाई किया था तो मेरा वीज़ा नहीं लगा था, क्योंकि एक दो टिकट और टूर्नामेंट था उसके अंदर अमेरिका के अंदर, उसके लिए जाना था तो वहाँ नहीं जा सका। फिर अचानक ही मेरा उन्होंने अप्रूव कर दिया वीज़ा, तो 5 साल का मेरा माशाल्लाह वीज़ा लगा यूएसए का। तो यूएसए, और ये इसलिए भी अच्छा है क्योंकि यूएसए अभी दुनिया की सबसे बड़ी गेमिंग इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे काफ़ी टूर्नामेंट्स होते हैं, तो मैं बार बार जा सकता हूँ और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता हूँ। और इस टूर्नामेंट ये साल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट था और इसके अंदर दुनिया से बहुत हर दुनिया के कोने से प्लेयर आए हुए थे। 500 प्लस लोगों ने पार्टिसिपेट किया था इसके अंदर और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीत गया था। ज़बरदस्त। अच्छा, आप कह रहे हैं 500 प्लस लोग थे यहाँ पर और इन लोगों का आपने मुकाबला किया, तो कोई एक पॉइंट जहाँ पर आपको लग रहा था कि लूज़ कर जाऊँगा मैं और शायद जीत मेरे मुकद्दर में नहीं होगी? कोई तो एक ऐसा पॉइंट आता ना, बिकॉज जब 500 लोगों के साथ मुकाबला हो तो कहीं ना कहीं घबराहट तो होती है। जी जी, एक ग्रैंड फाइनल के अंदर ही पॉइंट आया था जब एनाकिन जो कि यूएस का टॉप प्लेयर था, अमेरिका का अटलांटा का, तो उसने मुझे 2 कॉइन्स मार दिए थे और जब बात आ गई थी फाइनल कॉइन के ऊपर, तो वहाँ पे एक वक्त मुझे फील आई थी कि यार शायद मैं हार सकता हूँ, और वही था एक मोमेंट, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि नहीं हारा मैं। यार अरसलान, मुझे ये बात बताएं कि आप जब 2019 में जीते थे, ऑब्वियसली उससे पहले भी हमारे बड़े गेमर्स थे ना जो कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे जीत रहे थे, बट वर्ल्ड लेवल पे आपने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया। मैं चाहूँगा ज़रा देखने वालों को ये मैसेज दें कि ये जो हम ई स्पोर्ट्स है ये कोई टाइम का ज़या नहीं है, इसको जो है ना आप वक्त ज़ाया नहीं कर रहे होते, बल्कि ई स्पोर्ट्स ना सिर्फ ये कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती जा रही है, बड़ी ज़बरदस्त इकॉनमी के लिए बड़ी ज़बरदस्त है, फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकती है मुल्क की इकॉनमी को, और लोगों का रुझान इस तरफ मबजूल कराने के लिए, लोगों को इस तरफ इंक्लाइन करने के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी यूथ को और अपने लोगों को? मैं हमेशा ये मैसेज देता हूँ कि ये बिल्कुल भी टाइम का ज़िया नहीं है और इसको आप ऐसा कैरियर भी ले सकते हैं, ना कि सिर्फ ऐसा प्रो प्लेयर जिस तरह कि मैं हूँ। मैं एज अ प्रो प्लेयर खेलता हूँ जाके, प्रोफेशनल प्लेयर पाकिस्तान जॉर्डन की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से भी, तो ना इसकी $1 बिलियन इंडस्ट्री है, यहाँ पे दुनिया हज़ारों पैसा कमा रही है। जापान और कोरिया के अंदर और यूएसए के अंदर और यूरोप के अंदर भी लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, और ना कि सिर्फ कंपनीज बल्कि हम जैसे लोग भी, क्योंकि आप गेमिंग से आप स्ट्रीमर बन सकते हैं, आप कमेंटेटर बन सकते हैं, आप कास्टर बन सकते हैं, आप गेमर बन सकते हैं। एक फील्ड है, इसके अंदर बहुत सी जॉब्स हैं जो कि आपको चूज़ करनी पड़ेगी कि आप किस चीज़ के अंदर अच्छे हैं, और बहुत ज़्यादा लोग आजकल पैसा कमा रहे हैं। यूट्यूब से बहुत पैसा कमाया जा रहा है, ट्विच से, इस तरह के 1000 प्लेटफॉर्म्स हैं। आप घर बैठे बैठे बहुत से अर्न कर सकते हैं चीज़ें, और ये बिल्कुल भी टाइम का ज़िया नहीं है, लेकिन अगर आपका गोल होना चाहिए, आपका पैशन होना चाहिए उस तरफ, तभी ये चीज़ फ़ायदा देती है। थैंक यू सो मच। अरसलान मौजूद था हमारे साथ और एक बार फिर मुल्क का नाम दुनिया भर में रोशन किया। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।